ठीक है, तो the prime objective of this session is to know the land on which some of us are dreaming or planning to live rest of the life, inshallah. So I have made a video of the entire land. Let me see how to share screen here. ठीक है, allow to share screen. So you see the screen, right, everyone? Yeah. तो ये जमीन है, ये वायनाड में है। नहीं तो नहीं आ रही है स्क्रीन मेरे पास। बाकियों को दिख रही है क्या? Yes, we can. I can see. मुझे दिख रही है। देखिए लियाकत भाई कहीं छोटा सा आई है। गॉट इट। I can see. ठीक है, तो ये जमीन है। इसमें जो आप ग्रीन फील्ड देख रहे हैं पूरी, ये पैडी फील्ड है राइस की। ये हमारा पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। और इधर ये सारा पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जिसमें राइस फील्ड नहीं है, ये पूरा कमर्शियल लैंड है जिसपे हम लोगों के घर बनेंगे। और इस कमर्शियल लैंड के पीछे पूरा 3 साइड रिजर्व फॉरेस्ट है। तो आपका जो इमीडिएट पड़ोस होगा वो एक फॉरेस्ट होगा। ये थोड़ा जूम आउट करके ड्रोन को और दूर लेके गए हैं। ये पीछे पूरा फॉरेस्ट है दूर दूर तक, तो यहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट आने का कोई खतरा नहीं है और ये इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। तो एक बड़ा फियर जो हमेशा रहा है, बड़ा डिसीजन लेके एक साफ हवा में मूव होने का, कम्युनिटी लाइफ में मूव होने का, वो यही रहा है कि कहीं ऐसी जगहों पे डेवलपमेंट ना आ जाए और हमारी सारी मेहनत फिर से हम पोल्यूशन और इन सब में ना गिर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे एक मेजर आपका जो बाउंड्री आप शेयर कर रहे हैं वो एक फॉरेस्ट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ से क्या आप लोग कर्सर देख पा रहे हैं मेरा मूव होता हुआ? जी हाँ। तो ये यहाँ से एग्रीकल्चरल लैंड शुरू हो रहा है और ये जितना भी आपको ब्राइट लाइट ग्रीन दिख रहा है ये पूरा हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है। तो अभी जिन साहब ने इसको लीज पे ले रखा था पिछले 7 साल से, वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उन्होंने इसका एक एक कोना इसको भर दिया था। तो हमारे लिए अच्छा रहा क्योंकि ये मैप समझाने में बिल्कुल आसान हो गया इसकी वजह से। और ये ड्रोन शॉट बहुत दूर से लिया गया है, तो ये बहुत ह्यूज फील्ड है। इसमें जो एग्रीकल्चरल पार्ट है ये इसका तकरीबन 12 एकड़ है, तो इसको करीब से भी देखेंगे आगे के शॉट्स में। और ये ऊपर ये पूरा सारा ये हमारा, और ये यहाँ नीचे तक ये ड्राई लैंड है यानी कमर्शियल लैंड है जिसमें हमें घर का कंस्ट्रक्शन अलाउड है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड है। तो फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे साथ रह के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं वर्माकल्चर की, रैमडर कंस्ट्रक्शन की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, या किसी भी चीज़ की, हनी फार्मिंग की, हॉर्स राइडिंग की, तो इस पे पूरी कमर्शियल एक्टिविटी लीगली अलाउड होगी। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके ऊपर किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन कुछ भी अलाउड नहीं होगा। एग्रीकल्चरल फील्ड के रूल्स हम अभी इस मीटिंग में आगे डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एम्बियंस आसपास क्या है, तो आप देखिए दूर दूर तक या तो फॉरेस्ट है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है।
और बहुत कम आबादी है, जिससे यहाँ पे पोल्यूशन आने के चांसेस या शोर शराबे के बहुत कम है। अब ये एग्रीकल्चरल फील्ड यहाँ ड्रोन शॉट से ये कारपेट जैसा लग रहा है, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है। इसमें हम ऐसा कुछ इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे यहाँ भाग दौड़ रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों या इस तरह की कोई एक्टिविटी। अभी अगले शॉट में इसका एक क्लोज शॉट आएगा, तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये क्या है। तो ये इसका क्लोज शॉट है। पैडी फील्ड के यहाँ पे कुछ रूल्स हैं केरला में और बाकी सदर्न स्टेट्स में भी। रूल क्या है, एक एक्ट पास हुआ था 2008 में, जिससे जो पैडी फील्ड्स हैं, इन एग्रीकल्चर लैंड का जो दूसरा नाम है वो है पैडी फील्ड, और मलयालम में, केरला में इसका लोकल नाम है वाइल। इन फील्ड्स को वाइल कहा जाता है। तो 2008 में एक एक्ट आया था जिसका नाम कुछ था प्रिवेंशन ऑफ पैडी फील्ड एक्ट 2008, जिसकी वजह से इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हुए थे। ठीक है, शुरू में जब मुझे इन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता चला तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन फील्ड्स में पेड़ लगाना भी अलाउड नहीं है। कोई फ्रूट ट्रीज या किसी भी तरह के पेड़, वो भी अलाउड नहीं है। और सर्टेन क्रॉप्स भी अलाउड नहीं है, ऐसी क्रॉप्स जो इस पैडी फील्ड का सॉइल स्ट्रक्चर चेंज कर दें। ठीक है, तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जब मैंने शुरू में सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हम कोशिश कर रहे हैं एक सेल्फ सस्टेनेबल फार्म बनाने की, एक फूड फॉरेस्ट क्रिएट करने की, और इस पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को फ्रूट ट्रीज और इन सब चीज़ों से भरने की, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें ट्रीज तक लगाने की इजाज़त नहीं दे रही, जबकि वो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। लेकिन जब इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में मैंने रिसर्च की तो ये एक्ट क्यों आया, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला रीज़न था कि ये जो पैडी फील्ड्स हैं ये एक पार्ट है एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, जब एक्सेसिव बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो ये सारी फील्ड्स एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बनके पानी को थोड़ा थोड़ा सा रोक के और धीरे धीरे रिवर तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे ही हम इनमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, चलो कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात, या इसमें इसका सॉइल स्ट्रक्चर चेंज करके, इसका शेप चेंज करके इसमें पेड़ वेड़ लगा देते हैं, मान लीजिए इसमें आम का बाग लगा दिया हमने, कुछ कर दिया, वैसे ही यहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, पैडी फील्ड की जो अपनी क्वालिटी है वो एब्जॉर्ब करती है एक्सेस वाटर, फ्लड्स को प्रिवेंट करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब वो पानी अपने में रोक के रखती हैं तो वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। तो जब हम इनके बराबर में अपने कमर्शियल लैंड में अपने वेल्स बनवाएंगे, कुआं बनवाएंगे, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इंशाल्लाह कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और वो होगा इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स को एज इट इज़ रखने की वजह से। ठीक है, तो ये स्लो डाउन करती हैं पानी को बिफोर इट रीचेस रिवर्स। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे मुझे ये रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा सा अच्छे लगने शुरू हुए वो ये था कि ये ग्राउंड वाटर को रीजनरेट करने में एक मेजर रोल अदा करती हैं और फ्लड्स को अवॉइड करती हैं। तो दूसरा एक मेजर रीजन, ये डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो ये था कि केरला बहुत तेजी से इन पैडी फील्ड्स को खो रहा था। जितनी तेजी से यहाँ डेवलपमेंट आना शुरू हुआ तो लोगों ने, क्योंकि ये सस्ती मिलती थी, इनको भरना शुरू करा या इन पे दूसरी एक्टिविटीज शुरू करी। और 1970s में जहाँ केरला के पास 8.8 लाख हेक्टेयर्स पैडी फील्ड थी, वो सीधा 2 लाख पे आ गई बाय 2000, जिसकी वजह से बहुत फ्लड्स आनी शुरू हुई, खासतौर पे 2018, 19 और 21 में। और उसके बाद ये बड़े डिसीजंस लिए गए, ये एक्ट पास हुआ, और अब जितनी भी फील्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करा जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा रीजन था कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट का केरला भी शिकार हो रहा था, उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से नॉर्दर्न स्टेट्स और बाकी स्टेट्स होती हैं। और मुझे लगता है केरला ने सही टाइम पे एक डिसीजन लेके
नेचर को प्रिजर्व कर दिया। तीसरा पॉइंट था फूड सिक्योरिटी। पैडी फील्ड्स में आपका जो मेन मील है रोजमर्रा की चावल वो उगाया जाता है, तो मेनली पैडी फील्ड्स को राइस के लिए ही यूज करा जाता है। तो हम लोग भी जब यहाँ पर आएंगे तो मेनली राइस को ही हम इस पे उगा पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और ऐसी क्रॉप्स हैं जिसकी परमिशन है, बिना किसी दिक्कत के हम उन्हें उगा सकते हैं, जिसमें कुछ दालें शामिल हैं जैसे ग्रीन ग्राम और रेड ग्राम। और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फॉडर उगा सकते हैं, चारा उगा सकते हैं। तो इस इंटायर कम्युनिटी का जो हमारा मकसद है वो ये है कि सेल्फ सस्टेनेबल बनना, जिसमें गाय, भैंसे, मुर्गियां, इनका पालन या हॉर्सेस वगैरह इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो जो गाय भैंसे हम पालेंगे, जो बकरियां पालेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा चारे की ज़रूरत होती है, तो वो हम इस पे उगा सकते हैं, जिससे हमारा जो दूध है, घी है, मक्खन है, दही है, पनीर है, और मीट है, बीफ है, चिकन है, वो सारी चीज़ें इससे सेटिस्फाइड होंगी। तो इस पे सनफ्लावर की भी खेती इसमें अलाउड है। तो आपका जो कुकिंग ऑयल है वो भी इससे एक ही बारी में पूरे साल का सारी फैमिलीज का निकाला जा सकता है, और कोल्ड प्रेस करके हम उसे निकालेंगे तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मालूम हुई तो ये रिस्ट्रिक्शन, ये एक्ट मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फील्ड्स का प्रोटेक्शन हमारे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में काम कर रहा है। चौथा पॉइंट यहाँ पर था कि वेटलैंड्स प्रोटेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, इसको मैंने बता ही दिया पहले पॉइंट में। तो हमारा यहाँ पे जो सोर्स ऑफ वाटर रहेगा वो रहेगा कि हम वेल्स बनवाएंगे, ठीक है, 16 शायद ना बनवाएं, एक वेल। जैसे अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं रेंट पे वायनाड में, तो वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं से कोई 8-10 घरों को पानी जाता है, सबका एक पाइप डला हुआ है, तो हम मोटर खोलते हैं, पाइप पानी आता है, और पूरे घर में किसी भी टैप से हम पानी पी सकते हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर इन वेल्स में है। और हमने देखा पूरे केरला में रेयरली कोई है जो वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करता है। सब जगह वेल्स हैं, हर घर के बाहर वेल है, और सब लोग वेल वाटर ड्रिंक करते हैं, और बिल्कुल प्योर होता है, कोई उससे अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हमें पिछले 4-5 महीने में जब से हम उसे पी रहे हैं ये रियलाइज हुआ कि उससे हमारा डाइजेशन वगैरह और हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, एक कुएं का होना। कुएं जो नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल सिर्फ एक सीनरी का हिस्सा बन के रह गए हैं, कि हम कभी सीनरी ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुआं बनाते हैं, कुएं दिखते ही नहीं कहीं पर, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। और पूरा शहर, पूरा नॉर्थ इंडिया एक गंदे पानी पे पूरा डिपेंडेंट हो गया, और वाटर प्योरीफायर्स पे डिपेंडेंट हो गया। तो ये पैडी फील्ड्स, इनकी रिस्ट्रिक्शन हमें शुरू में बुरी लग सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को सोच के कि ये एक रीज़न है उस नेमत का अल्लाह की, जो एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमें थ्रू आउट सप्लाई होता रहेगा, और ये उसको रीजनरेट करेंगी। तो उससे ये जो रिस्ट्रिक्शन है और ये जो एक्ट है वो हम सबको मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। 5वां पॉइंट था कि हमें भी अगर ऐसा ख्याल आए कि काश इन फील्ड्स पे अलाउड होता, एक घर बना लेते, कुछ कहीं पे अप्लाई करके थोड़ा और एक गेस्ट हाउस बना लें, होम स्टे के लिए एक एक्स्ट्रा घर बना लें, तो वो वाली जो सोच है वो एक इंडिविजुअल गेन है जो कलेक्टिवली एक बड़ा डैमेज करती है पूरे विलेज को, ठीक है। तो हमको भी इसको रिस्पेक्ट करना होगा कि जिस विजडम के साथ इन पे रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं हम उससे खुश रहें, उसको फॉलो करें, और सिर्फ अपने सोचने के बजाय कि मेरा बहुत ज़्यादा ज़मीन में अप्रिसिएशन आ जाए, ये सब आ जाए, ये सोचें कि हम इस एक्ट को रिस्पेक्ट करके जो पूरा विलेज है उसके हित में सोच रहे हैं, ठीक है। एक हदीस भी है ना रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर आपका पड़ोसी आपके एग्जिस्टेंस से डेंजर फील करे, खतरे में फील करे, तो आप मुसलमान ही नहीं है। तो हमें भी इस कम्युनिटी में इंशाल्लाह आके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, अपना शहरों का कल्चर यहाँ पे नहीं लाना है जिससे यहाँ के आसपास के गांव वाले हमको लेके एप्रीहेंसिव फील करें, खतरा फील करें। बल्कि हमें आके यहाँ के इसके कल्चर में मर्ज हो जाना है,
और यहाँ की लैंग्वेज सीखनी है और यहाँ की जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर को लेके। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग देखी अभी तक। हमने कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तीनों को एक्सप्लोर करा, तो तमिलनाडु भी और केरला भी ऑर्गेनिक रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और जगह जगह आपको दिखेगा कि केमिकल्स का यूज़ बहुत कम होता है इन दोनों स्टेट्स में, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटका इतना ज़्यादा इसमें अवेयर नहीं है। तो पूरे विलेज का नुकसान होता है जब हम इन फील्ड्स को भरते हैं और सिर्फ अपनी ज़मीन का एप्रिसिएशन कर लेते हैं। तो इनको ऐसे ही रख के हम उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। वाई द लॉ फील स्ट्रिक्ट, ये हाँ एक और पॉइंट है। इसमें स्ट्रिक्ट रहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रिसेंटली जो केरला में फ्लड्स वगैरह आई, उससे केरला ने एक लेसन सीखा और बहुत स्ट्रिक्टली इन पैडी फील्ड्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। आप बिल्कुल इसमें इसके किसी कोने में भी कोई मिट्टी भरने की कोशिश करेंगे या आप सोचेंगे कि मैं दूसरे ऐसे पेड़ लगा दूं जिससे मुझे ज़्यादा मुनाफा हो या कुछ हो, तो फौरन पंचायत को पता भी लग सकता है और आसपास के विलेजर्स भी कंप्लेंट कर सकते हैं और फौरन आप पकड़े जाएंगे और हैवी पेनल्टीज आप पे लगेंगी। लेकिन हम जिस नियत से इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका जो एक मेजर एग्रीकल्चरल लैंड है उसका डिस्क्रिप्शन और उसमें आप क्या क्या कर पाएंगे। तो इसको आप देखें, ये जमीन जो है पैडी फील्ड, ये बाकी जमीन से हाइट में नीचे होती है ना। ये मैंने एक पानी का पाइप था आपको हाइट समझाने के लिए इसको दिया। ये नीचे जा रहा है पाइप, और जो आपका पाथवे बना हुआ है उससे ये अच्छा खासा 3-4 फीट नीचे है। ये देखिए कितना नीचे इसमें पानी भर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ वेटलैंड एक्ट 2008 है, उसमें ये भी रूल है कि इसकी जो हाइट है वो भी बरकरार रहे, इसकी जो सॉइल क्वालिटी है वो भी ऐसी की ऐसी रहे, इसमें कोई भी ऐसी क्रॉप भी ग्रो ना करें जिससे इसका सॉइल का जो नेचर है वो चेंज हो, और सब कुछ बिल्कुल इसको ऐसा का ऐसा रहे। तो और इसके ऐसे रहने की वजह से ही ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा एआई यूज करके ये डाला, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, हमें इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पैडी फील्ड। अब जो भी फैमिली यहाँ पर आएगी उसको तकरीबन 1000 स्क्वायर यार्ड, 1000 गज कमर्शियल लैंड मिलेगा और 3000 गज एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि पैडी फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो उसमें जितना भी आपका घर का कंस्ट्रक्शन है वो कमर्शियल एरिया में होगा। 1000 गज बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जगह होती है। आमतौर पे हमारे घर शहरों में 100, 150, 200 गज के होते हैं। तो 1000 गज में ही हम अपने फ्रूट ट्रीज लगाएंगे और उन्हीं में ही हम अपना वेजिटेबल गार्डन क्रिएट करेंगे, और वो बहुत जगह होगी। मतलब हमने अगर उसको पूरा भर दिया अपने घर के कंस्ट्रक्शन के बाद और उसमें सब्जियां उगा ली, तो वो बहुत बड़ी बात होगी कि हमने इतना मेंटेन करके भी इतनी सब्जियां उगा ली, और वो हमें इनफ सब्जी देगी और इनफ फ्रूट्स देगी फ्यूचर में कि हमारी फैमिली के लिए और हमारे रिश्तेदारों के लिए और हमारे गेस्ट के लिए वो इनफ हो। ठीक है, तो 1000 गज यानी 1000 स्क्वायर यार्ड्स आपका कमर्शियल एरिया रजिस्टर होगा और 3000 स्क्वायर यार्ड आपका ये पैडी फील्ड रजिस्टर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। अब दोबारा ड्रोन शॉट पे आते हैं एक बार। ये हो गया आपका कमर्शियल लैंड, और ये भी इस ड्रोन शॉट में छोटा लग सकता है आपको, लेकिन ये बहुत ह्यूज है, और ये 7 शेप में आपकी हो गई एग्रीकल्चरल फील्ड। ये सब सराउंडिंग है, और ये एक हमसे काफी दूर रिवर जा रही है, रिवर काबिनी, और ये उधर जाके मिल जा रही है। तो ये सब एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी इस तरह से डिजाइन है कि इनका एक्सेसिव वाटर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके, और जो एक्सेसिव है वो काबिनी में जाके मिलके रिवर में ज्वाइन हो जाए। अब आते हैं हमारे तीसरे बॉर्डर पे।
2 साइड आपका फॉरेस्ट हो गया ऊपर, ठीक है, और तीसरी साइड आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड हुई, और तीसरा जो बॉर्डर है आपका वो ये एक बहुत खूबसूरत सी पानी की स्ट्रीम है, ठीक है, जो यहाँ से पूरे बॉर्डर को कवर करती हुई जा रही है। तो इस जमीन पे कोई भी ऐसा मसला नहीं आएगा कि किसी ने आपकी जमीन ज्यादा घेर ली या कुछ आगे बढ़ गया या कुछ हो गया। इस साइड पे स्ट्रीम से ही डिवीजन है बॉर्डर का, और स्ट्रीम के उस पार ये सारा जो हार्वेस्ट हो चुका लैंड है ये है आदिवासियों की जमीन, ठीक है, और उनके यहाँ 2-4 छोटे मोटे घर बने हुए हैं। तो हमारे जो पड़ोसी होंगे वो होंगे आदिवासी, और ये वाली जो कॉलोनी है आदिवासियों की, ये जनरली 2 तरह के आदिवासी अभी तक हमें मिले। कुछ होते हैं जो बिल्कुल कामचोर होते हैं, शराब वराब पी पा के सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, सरकार से उन्हें राशन वाशन मिलता रहता है, उनका घर चलता रहता है। लेकिन कुछ होते हैं जो पुरानी जितने भी स्किल्स हैं, नॉलेज है एग्रीकल्चर की, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अच्छे वाले आदिवासी हैं जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारे पड़ोसी भी होंगे, ये हमारी लेबर भी होंगे इन सब कामों में। तो ऑब्वियसली हम शहरों से आके इतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं है कि इन सब फील्ड्स को जब ये हार्वेस्ट हो जाए और हमारे पोजेशन में आ जाए तो इसको दोबारा भर पाए। तो आदिवासियों से ही हम सपोर्ट लेंगे, ये हमारे इनसे नॉलेज भी शेयरिंग होगी। हालांकि हमारे जो मेंटर्स रहेंगे इस पूरे फार्म को, इनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मेंटर करने के लिए, वो कुछ लोग मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं जो पर्माकल्चर स्पेशलिस्ट हैं। तो वो आके हमें गाइड करा करेंगे कि किस तरह से क्या करना है। लेकिन आदिवासियों की भी जो नॉलेज है वो हमें हम लिया करेंगे, और ये हमारे पड़ोसी होंगे। शुरू शुरू में कभी कभार ऐसा लगता है कि यार और आइसोलेटेड होता, ये लोग क्यों हैं यहाँ बिल्कुल बराबर में। लेकिन जब आप जंगल में रहने लगते हैं, और ये मैं अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो इस तरह की कोई भी आबादी, कोई भी लोग आपको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, कोई भी जो आपके करीब है। कल कला को अगर, वैसे तो हम इसे पूरा फेंस करेंगे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेंसिंग करेंगे पूरे रेजिडेंशियल लैंड की, जिससे कि फॉरेस्ट से जानवर इधर ना आ पाए। लेकिन अगर चलिए फ्यूचर में कहीं इधर उधर से कहीं से कुछ हाथी वाती आ भी जाता है, तो ये आदिवासी उसके लिए हमसे ज्यादा ट्रेन होंगे कि किस तरह उसको राउट करा जाए वापस जंगल के अंदर। और आदिवासियों की जमीन और घर की दूसरी साइड भी पूरा फॉरेस्ट है। तो जब आपके यहाँ पर घर बनेंगे हम सब लोगों के, तो जो हमारा व्यू होगा वो अपनी फील्ड का होगा पूरा, प्लस आपके सामने भी फॉरेस्ट होगा व्यू में, प्लस आपके पीछे भी जो आपका पड़ोस है वो फॉरेस्ट होगा। तो एक थ्रिल सा होगा इस लाइफ में, आपको जानवरों की आवाजें आवाजें भी आएंगी। लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग फेंसिंग बना के इस चीज को इंश्योर करेंगे कि अगर हमारे बच्चे वगैरह यहाँ बाहर खेल रहे हैं तो हम अपनी फेंसिंग पे कॉन्फिडेंट हो कि इतनी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग है कि कोई भी जानवर, चाहे वो कैट स्पीशी हो, लेपर्ड वगैरह, चाहे वो हाथी हो, वो क्रॉस करके 100% इसमें नहीं आ सकता। ये वीडियो मैंने ली है उस ये यहाँ पे कहीं पे खड़े हो। हमारा बॉर्डर है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग प्लस उन्होंने एक ट्रेंच बनाई हुई है हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए। लेकिन हम अपनी खुद की फेंसिंग भी बनाएंगे ताकि हम सरकारी फेंसिंग में डिपेंडेंट ना रहें। तो ये राइट में बिल्कुल सीधा पीछे आपके फॉरेस्ट हो गया, और ये पूरा कमर्शियल लैंड है, और सामने आपका पूरा एग्रीकल्चरल फील्ड का व्यू हो गया, और उसके पीछे भी आपका फॉरेस्ट हो गया। ये 1-2 पॉन्ड बने हुए हैं जमीन पे, उस पे लिली और ये लोटस की खेती वेती हुई है, बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, और इसमें कुछ मछलियां वगैरह भी हैं। तो इनको हम सब बाद में मिलके देखेंगे कि कैसे इस जगह को और खूबसूरत बना जाए। इस जमीन पे एक काउ शेड बना हुआ है। जिन साहब को ये जमीन पिछले 7 साल से लीज पे दी गई थी, उन्होंने ये शेड बनाया हुआ है, और वो स्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ उन्होंने कुछ स्पेशल स्पीशीज काउ की यहाँ पे पाली हुई। अब इसे खाली करके दिखाते हैं कि कितना बड़ा है।
ये काउ शेड है। तो मुझे लग रहा है जब ये छोड़ के जाएंगे, जब हम इनसे टेक ओवर करेंगे, तो एक ऑप्शन ये है कि शायद ये इसे डिसमेंटल करके कुछ ऊपर की चीज़ें ले जाएं, और एक ऑप्शन मुझे ये लग रहा है जिसके ज़्यादा इम्कान है कि ये इसको गिव अप करके यहाँ पे छोड़ के चले जाएं। तो एक काउ शेड तो हमारे पास पहले से यहाँ बना होगा जो तकरीबन 12 गाय या भैंसों को अकोमोडेट कर सकता है, और पूरा ऑर्गेनाइज काउ शेड है जिसमें पानी का इंतज़ाम और इनका फॉडर कैसे डालें और इन सब का अरेंजमेंट है। इसी शेड के ऊपर एक रहने की जगह है जो जहाँ पे हमारी लेबर वगैरह ये सब रह सकती है। तो ये अभी इसका पता नहीं, ये हमारे पास रहेगा या इसे निकाल के ले जाएंगे। ज़्यादा चांसेस यही है कि हो सकता है कुछ हमसे इसका अमाउंट मांग के और इसे गिव अप करके चले जाए। मैं पॉज कर रहा हूँ सिर्फ पूछने के लिए, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? पता चला कॉल कट भी चुकी है और मैं बोले जा रहा हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है। ये व्यू है उस जगह से जहाँ पे हम लोगों के घर बनेंगे। तो मैंने ड्रोन को 10 फीट की हाइट पे रख के ये दिखाने की कोशिश की है कि जिस जगह पे आप लोग रहने जा रहे हैं वहां से व्यू क्या रहेगा। ये पीछे ग्रीन जो डार्क ट्रीज दिख रहे हैं वो सारा फॉरेस्ट है। जो हार्वेस्ट हुई भी जमीन दिख रही है वो आदिवासियों की जमीन है, और जो ब्राइट ग्रीन दिख रही है वो हमारी जमीन है। और उन दोनों जमीनों के बीच में एक स्ट्रीम है जिसको हाथी वाथी क्रॉस नहीं कर सकता, काफी डीप स्ट्रीम है वो। भाई वो स्ट्रीम हमारी तरफ होगी या उन्हीं की तरफ होगी? वो स्ट्रीम कॉमन है, वो सरकारी है, उसमें से हम भी उसमें मोटर डाल के पानी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, वो किसी की नहीं है, वो सबकी है। और उसमें जो पानी बह रहा है वो फॉरेस्ट के अंदर से आ रहा है, तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस स्ट्रीम के पानी में कोई केमिकल ऐड हो या कुछ हो। वो फॉरेस्ट के अंदर किसी रिजर्वायर से निकल कर आ रहा है। तो हमारे पास प्योर वाटर उस स्ट्रीम से भी आ रहा है अपनी ज़मीनों के लिए, और हमें पूरी इजाज़त है उसमें मोटर वोटर डाल के उस पानी को यूज़ करने की। बस हम उस स्ट्रीम को रोक नहीं सकते आगे जाने से, क्योंकि यही स्ट्रीम्स हैं जो आगे जाके बाकी सारे खेतों को पानी पहुंचाती हैं और रिवर तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट में हमारा सारा कमर्शियल हो गया। ये सारा भी यहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ होके ये इसी तरह का हो जाएगा। इधर भी घर बनेंगे और इधर भी घर बनेंगे, और यहाँ नीचे भी थोड़ा सा राइट में कमर्शियल लैंड है। अभी इस व्यू में जितना भी दिख रहा है ये सारा कमर्शियल लैंड है। ये वो काउ शेड है जो हमारी एंट्री पर ही है। यहाँ से ये जमीन शुरू हो रही है, ठीक है, इसके इधर इधर राइट राइट। ये घर जो बना हुआ है ये किसी और का है, इनकी 30 सेंट यहाँ जमीन है, और इसके राइट से हमारा पूरा शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक कम्युनिटी का गेट डाल सकते हैं सबको फेंस करने के बाद। तो ये पूरी कम्युनिटी हमारी गेटेड कम्युनिटी हो जाएगी। ये जो रोड आ रहा है इसको हम बनवाएंगे, जो मेन रोड है हाईवे अभी उसको दिखाएंगे वीडियो में, वहां से यहाँ तक का रोड और आपके प्लॉट्स तक का सब रोड, वो सब जो आपको 20 लाख का अमाउंट कोट करा गया है वो उसमें इंक्लूसिव है। ठीक है, और जो फेंसिंग है पूरी वो भी उसमें इंक्लूसिव है। तो 20 लाख में आपको 1000 एकड़ कमर्शियल लैंड, 3000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, प्लस पूरी जगह की फेंसिंग, प्लस एक रोड जो रोड मेन रोड से आ रहा है, प्लस इंटरनल रोड जो आपके प्लॉट्स तक पहुंच रहा है। ये चारों चीजें इसमें इंक्लूसिव है। एकड़ नहीं है कि स्क्वायर यार्ड, गलती से एकड़ कहा आपने। 1000 स्क्वायर यार्ड, सॉरी। अब ये जो रोड है, ठीक है, यहाँ से हमारी जमीन शुरू हुई, ये बनाना फील्ड भी हमारी जमीन में है, ठीक है, इधर, और इधर कमर्शियल लैंड यहाँ से है। और ये वो जो 2 पॉन्ड अभी मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में वो नीचे ये है। ये रोड जो है ये बनवाना है, अभी ये कच्चा रोड है। अच्छी बात ये है कि जो हमारे प्रीवियस ओनर थे उन्होंने ये पूरा रोड ऑन पेपर इधर उधर के फार्मर्स से खरीद रखा है।
तो वो ऑन पेपर हमारा रोड है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मेरी पंचायत वालों से मीटिंग भी हुई, उनसे पूछा भी मैंने कि हम ये ज़मीन एक्वायर करके ये रोड बनाएंगे मेन रोड तक का, तो क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोई लॉ है जो हमें ये अलाउ नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पहले से पिछले 12 साल से एक रोड है, तो इसमें किसी भी कंस्ट्रक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। प्लस ये आपके पास ऑन पेपर है, तो इधर उधर फार्मर से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस जो बाकी इधर उधर के फार्मर्स हैं उनको भी इससे फ्री में फ़ायदा पहुंच जाएगा, तो वो आपको उल्टा सपोर्ट ही करेंगे। और पंचायत ने मुझे एक ऑप्शन भी दिया और प्रीवियस ओनर्स को भी ऑप्शन दिया था कि अगर आप ये पूरा रोड पंचायत को डोनेट कर दो तो हम आपको ये पूरा रोड फ्री में बना के दे देंगे। ठीक है, तो ये ऑफर मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये थी कि ये रोड यहाँ से आता हुआ और हमारी ज़मीन को क्रॉस करता हुआ और दूसरी साइड निकल जाएगा, तो उसमें ये पूरा रोड पब्लिक रोड बन जाता, फिर यहाँ पे ऑटो वगैरह दूसरों का मूवमेंट ये सब शुरू हो जाता और हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाती। तो मैंने, जो प्रीवियस ओनर ने भी मुझे सजेस्ट करा कि उन्होंने इसी वजह से इसको नहीं दिया कि इस पूरी ज़मीन की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, हालांकि ये फ्री में बन जाता। तो हमने भी उसको प्रेफर करा कि हम खुद ही बना लेंगे इसको। और इसी ग्रुप में हमारी जो फैमिलीज आ रही हैं उसमें एक सिविल इंजीनियर भी है, उनके साथ बैठ के मैंने इसका डिस्कशन करा कि इसमें कितना खर्चा आएगा। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद हम उस 20 लाख फिगर तक पहुंचे जो हमने आपको कोट करी है, तो वो ऑल इंक्लूसिव है। ये रोड यहाँ से ऐसे जा रहा है, अब ये किसी और की ज़मीनें शुरू हो गई और इधर से ये लेफ्ट मुड़ के यहाँ से आके और ये इधर निकल जा रहा है। इसके पीछे हाईवे है, वो अभी वीडियो में दिखेगा आपको। ये पतली सी जगह में होता हुआ ये मेन रोड है। ठीक है, ये मेन रोड है और इस मेन रोड से हमारी एंट्री तक का डिस्टेंस 600 मीटर्स के करीब है, आधा किलोमीटर से ज़रा सा ज़्यादा। और ये जो मेन रोड है ये बहुत खूबसूरत रोड है, मतलब जो अच्छे से अच्छा रोड आप इमेजिन कर सकते हैं, ये उतना अच्छा बना हुआ है। और ये शहर तक, टाउन तक जाने तक बिल्कुल परफेक्ट रोड है, कुछ टूटा फूटा कुछ वो सब नहीं है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे उतर के हमें एक जीप से अभी इस ज़मीन पे जाना पड़ा था, क्योंकि जो पैटी फील्ड थी वो काफ़ी क्लेई हो गई थी पानी वानी की वजह से। तो इस ज़मीन को एक्वायर करते ही और बल्कि उसके दौरान ही हम इस रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, तो ये पूरा बिल्ट मिलेगा सबको। ये है वो मेन रोड, ये मैसूर जा रहा है बहुत आगे जाके, और ये यहाँ से पतली सी एंट्री और ये ऐसे आते हुए हमारी ज़मीन तक का रोड, और ये ऑन पेपर पूरा रोड हमारे पास है। और ये हो गई हमारी खूबसूरत सी ज़मीन, कॉर्नर प्लॉट सराउंडेड बाय फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसमें क्या है, और इस वीडियो में कुछ नहीं है। तो ये है आपकी ज़मीन, किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछें। स्टॉप। Kurishi bhai, this is Salman here. जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I am from Bombay और I am not a farmer. जी, तो मतलब मैं एग्रीकल्चर लैंड मुंबई इंडिया महाराष्ट्र में तो नहीं खरीद सकता, ना तो कर्नाटका में। सो द रूल केरला का कैसा है कि मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ? आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन है जो एनआरआईज हैं, जो ओसी कार्ड होल्डर हैं, वो केरला में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, कमर्शियल लैंड खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियन है उस पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ कई लोग हैं बेंगलोर से, इधर उधर से, जिन्होंने ज़मीनें खरीद के उस पर रिजॉर्ट बनाए हैं, और कई लोग अपनी शहरी लाइफ छोड़ के आके फार्मिंग, आईटी प्रोफेशनल्स और ये सब।
तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इर्तिजा, एक बात पूछना चाह रहा था मैं। ये जो रिसेंट फ्लड्स आए थे वायनाड में, तो इस लैंड तक पहुंचे थे क्या वो? नहीं नहीं नहीं, आपने जैसे इसका लैंडस्केप भी देखा, ये हम्म इसके पास सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सब कुछ प्लेन टेरेन, तो कोई हम्म। पहाड़ नहीं है आसपास। अच्छा अच्छा। जो फ्लड्स आए थे, जो लैंडस्लाइड हुई थी खास तौर पे लास्ट टू हम्म लास्ट, और जाने की जो बहुत बड़ा, उसको म्यूट कर दीजिएगा। तो वायनाड में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कालपेट्टा, एक है सुल्तान बतेरी, और एक है मनंतवाडी। तो जो फ्लड्स आई थी वो कालपेट्टा के पास एक गांव है मेपाडी नाम से, मेपाडी, चूरमाला उसका एक छोटा सा विलेज था, और वो पूरा विलेज बह गया था। ठीक है, तो जब से हम लोग वायनाड आए, 4 फैमिलीज हम पहले से यहाँ पर हैं और हमारे डिस्कशन चल रहे थे, तो हमको पहाड़ का व्यू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, और हम सोचते थे कि जहां पर भी हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे फार्म लाइफ वाली, वहां सामने एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ हो और उसका व्यू हो तो मजा ही आ जाए। लेकिन फिर हमने रियलाइज करा कि पहाड़ों के जितना हम करीब रहेंगे, इस तरह का खतरा उतना ज्यादा रहेगा। तो हमने प्लेन जो लैंड्स हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू करा, और ऐसे एरियाज में जाना शुरू करा जहां दूर दूर तक ग्रेविटी से कुछ भी गिरने के इम्कान नहीं है। तो इस पूरे एरिया में ना तो कभी फ्लड आई, ना कभी लैंडस्लाइड हो ही नहीं सकती, लैंडस्केप ही ऐसा है। तो उस मामले में ये बिल्कुल सेफ है। काबिनी रिवर जो इससे थोड़ा सा दूर है, किसी एक ईयर में 2018 में वो लोग बता रहे हैं कि उसका पानी ऊपर आया था, और जो हमने अभी अपनी पैडी फील्ड देखी उस तक आ गया था बस। ठीक है, और हमारा जो कमर्शियल लैंड है, जो रेजिडेंशियल लैंड है, वो पैडी फील्ड से काफी ज्यादा हाइट पर है। तो उस तक ना कभी पानी आया है और ना कभी उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी सारी पैडी फील्ड्स उससे काफी ज्यादा हाइट में नीचे हैं, तो कभी पानी भरेगा भी तो वो पैडी फील्ड्स के थ्रू ड्रेन होके और काबिनी तक पहुंच जाएगा। तो लैंडस्लाइड और फ्लड से ये जगह सेफ है, बहुत दूर है उससे। एक बात और बताओ मुझे कि वो जो स्ट्रीम बह रहा है हमारी जमीन के साथ साथ, उसकी हिस्ट्री क्या है? वो मतलब सारे साल बहता है या कभी ड्राई भी हो जाता है? देखिए, अभी जो एक मोहन जी हैं, जो इस लैंड ओनर ने, जिनको केयर टेकर के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है, तो उन्हीं से सारी इस जमीन के बारे में बातचीत हुई मेरी, एक इंटरप्रेटर के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि पूरे साल स्ट्रीम बहती है, लेकिन आमतौर पे इस तरह की अच्छी बातें कोई भी बोल देता है कि भाई बिक जाए किसी तरह जमीन उसके लिए। लेकिन अभी वायनाड में पिछले 3 या 4 हफ्ते से बिल्कुल बारिश नहीं हुई, और वो स्ट्रीम अच्छी खासी बह रही है। तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया कि 1 महीने के ड्राई सीजन में भी वो बह रही है। और आगे जाके अगर ये 3 महीने का भी रहा ड्राई सीजन, तो उम्मीद यह है कि ये या तो बहती रहेगी, या फिर हम अपने पॉन्ड्स वगैरह और इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि एक एक्सट्रीम ड्राई सीजन के लिए पानी को रिजर्व करके रखें। लेकिन ये स्ट्रीम काफी रिलायबल लग रही है फिलहाल। हाउ फार इज द लैंड फ्रॉम वायनाड बस स्टैंड? तो ये जो जमीन है, ये जो मेन टाउन है, इसका मेन टाउन है मानंतवाडी, वहां से एग्जैक्टली 6.6 किलोमीटर दूर है। तो 10 मिनट में वहां से ड्राइव करके बस स्टॉप तक पहुंचा जा सकता है। मेन टाउन है, वहाँ दुकानें वकाने, मार्केट, मसाजिद, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल, सब कुछ है। 6.6 किलोमीटर्स। So just to confirm, Wayanad is the district, right? And this is the town. यस, वायनाड डिस्ट्रिक्ट है और मानंतवाडी टाउन है, और इस विलेज का कुछ नाम है बहुत ही डिफिकल्ट सा, वो मुझे अभी याद नहीं हुआ। I think Amara has raised a hand. इतना भाई वो भी बता दिए, जो आपकी एग्रीमेंट की शर्तें होंगी वो सब बता दिए भाई। अग्रीमेंट की शर्तें ये हैं कि मस्जिद आसपास है क्या, नियरेस्ट मस्जिद, ठीक है, दोनों का सेम सवाल है, मनंतवाड़ी में स्कूल है, ठीक है। अग्रीमेंट का ये है कि जो लैंड ओनर हैं उनसे मैंने एक अग्रीमेंट करा है, पहले नेगोशिएशन करा, और उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मैं आपको एक जैसे ही लीगल ओपिनियन और ये सब आ जाएगा, तो मैं आपको एक बड़ा अमाउंट पे करके और एक
6 मंथ्स का अग्रीमेंट साइन करूंगा, मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए होगा इस कंप्लीट पेमेंट को करने के लिए। और उनको आइडिया भी दे दिया कि हम यहाँ पे एक कम्युनिटी बसाएंगे तो कुछ बहुत अच्छी फार्मिंग फैमिलीज आएंगी तो वो सब मिलके इसको लेंगी। तो 6 महीने का टाइम मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप फैमिलीज को 5 महीने का टाइम दे रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा केस ना हो कि कोई बोले हाँ अभी तो 6 महीने का टाइम है और बिल्कुल वो आखिरी दिन बोले भाई पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे और मैं यहाँ पे फंस जाऊँ अग्रीमेंट में। क्योंकि लीगल अग्रीमेंट होगा तो उसमें किसी भी तरह का ब्रीच करने का उसमें स्कोप नहीं है। तो मैंने जो सारी फैमिलीज के लिए रूल रखा है उसमें ये है कि अभी पिछले जब से इस ज़मीन का जिक्र होना शुरू हुआ तो, और ये कोई सेल्स वो नहीं है टैक्टिक आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं कि सीट्स आर फिलिंग फास्ट और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल और ये सब। वाकई में मेरे पास एक्सेल शीट बनी हुई है और 34 फैमिलीज ने अभी तक इसमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जाहिर किया है। और ये 34 फैमिलीज वो हैं जिनको मैंने शॉर्ट लिस्ट भी करा है। कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने स्ट्रेट अवे ऑफर दिया कि भाई इसमें से 4 पोर्शन में फौरन खरीद लूंगा। और जब उनसे डिस्कशन हुआ तो समझ में आया कि उनका इकलौता मकसद इसका हिस्सा बनना ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्हें एक स्कोप दिख रहा है कि भाई जब ये कम्युनिटी डेवलप होना शुरू होगी तो अभी ये कौड़ियों के दाम में बिक रही है और उसके बाद इसका एकदम से 5 टाइम्स 10 टाइम्स प्राइस हाइक होगा। तो ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करके मैंने बहुत इज्जत के साथ मना कर दिया। तो ये 34 वो फैमिलीज हैं जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, विलेज लाइफ और इस खूबसूरत सी स्ट्रीम को तरजीह दे रही हैं। उनमें से कुछ हैं जो इमीडिएटली मूव करने को तैयार हैं, कुछ ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि भाई हमारा पूरा इरादा है लेकिन हम अभी फौरन जमीन लेके घर बना लेंगे और फिर धीरे धीरे शहर टाइप से यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। तो ये 34 फैमिलीज वो शॉर्ट लिस्टेड फैमिलीज हैं जो इस चीज को समझ रही हैं, जो आखिरुज़्ज़मा को भी समझ रही हैं, उसकी भी बातें करती हैं और ये सब। तो अब इन 34 फैमिलीज में से जैसे ही पेमेंट की बारी आएगी तो मुझे पता नहीं कितने लोग एकदम बैकआउट कर जाएंगे तो क्या उसका रहेगा। लेकिन जो रूल मैंने रखा कि किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो और मेरा अपना कुछ इसमें जहन ना लगे, वो ये रखा कि 2 लाख का एक टोकन अमाउंट हर फैमिली पे करेगी जिससे आपका एक इसमें हिस्सा रिजर्व हो जाएगा। और मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा कि जिस सीक्वेंस में वो लोग पेमेंट कर रहे हैं एक्सेल शीट में उसको इसी सीक्वेंस में डालता रहूंगा, ताकि जब हम इस पूरी ज़मीन का डिवीजन करें ऑन मैप प्रोफेशनल से और उसमें उसी सीक्वेंस में मैं वो मैप सबके साथ सबके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। जिसने पहले पेमेंट करा है वो अपना प्लॉट पहले चुन ले, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा वाला तीसरा, और इस तरह से हम इस पूरी कम्युनिटी को फिल करेंगे। तो 2 लाख का एक इमीडिएट टोकन अमाउंट पे करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। कोई ऐसा भी कर सकता है कि इसको फंसा के और बाद में बोले कि नहीं वापस दे दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्योंकि मैं वो पैसा आगे पहुंचा चुका हूँ तो वो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा जिसमें आप एटलीस्ट 80% पेमेंट पार्ट्स में करें या जैसे भी एक साथ करें वो कर दें। तो 14 लाख और 2 लाख के अलावा आपको अगले 3 महीने में पे करना होगा और अगले 5 महीने के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना होगा जिससे फिर रजिस्ट्री आपके नाम करवा दी जाए। तो 2 लाख, उसके बाद 14 lakhs इन नेक्स्ट 3 months और कंप्लीट 20 lakh इन नेक्स्ट 5 months। तो ये इसमें सीक्वेंस रहेगा और ये प्लॉट अच्छा ज़मीन ऐसी है कि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जो प्लॉट सिलेक्शन है उससे कोई घबराए नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि जो कमर्शियल लैंड आ रहा है वो एक ही सीक्वेंस में आ रहा है, उसमें हर एक स्पॉट से सेम व्यू दिख रहा है और हर एक स्पॉट से एक सेम एम्बियंस है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई बिल्कुल ही कहीं नीचे गड्ढे वड्ढे में हो और आखिरी का प्लॉट बिल्कुल ऐसा हो कि वो एक नेचुरल लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह सबके साथ इंसाफ होगा और हम सब बराबरी का इस लाइफ को एंजॉय करेंगे। मस्जिद किसी ने पूछा था नियरेस्ट, अभी तक जो मुझे मिली वो 6.6 किलोमीटर में टाउन में ही मिली। ठीक है, अभी मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, देखता हूँ कि शायद इधर उधर गांव में कोई छोटी मस्जिद और करीब हो। नियरेस्ट स्कूल टाउन्स में तो है ही, एक स्कूल एक क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल इसके बहुत ही करीब है, बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर पर ही है।
बहुत अच्छा सा कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया, लेकिन एक बहुत अच्छा हाई फाई स्कूल 2.5 किलोमीटर के अंदर ही है। और हॉस्पिटल्स वगैरह भी 6.6 किलोमीटर पे तो है ही है। अभी विलेजेस वगैरह में घूम के मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कोई लोकल क्लिनिक वगैरह भी ढूंढ सकूं कि नियरेस्ट हमारा जो मेडिकल एड होगा वो कितना करीब होगा, लेकिन 6.6 किलोमीटर पे आपके पास सब कुछ है। इर्तिजा, हम ये नहीं कह सकते कि जो हम जिस जगह पर हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं घरों की, वहाँ एक 200-250 गज का हम प्लॉट प्लानिंग में ही छोड़ दें मस्जिद के लिए। हम डिपेंडेंट ही न रहें बाहर जाने के लिए, कि अगर 10 फैमिली भी वहाँ शुरू में आ जाती हैं तो वो जमात कर सकती हैं, वो कर सकती हैं सब। और आगे जाकर वो एक कम्युनिटी प्लेस की तरह भी वर्कआउट हो सकता है उस जगह का, जी इसको प्लानिंग में तो लिया जा सकता है। जी तो ये जब ये पूरा जमीन डिवाइड होगी और आपको 1000 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल और 3000 स्क्वायर यार्ड एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा, तो उसमें से कुछ जमीन बच रही है जिसमें रोड निकल रहा है, और एक अच्छा खासा बड़ा कमर्शियल प्लॉट बच रहा है जिसमें मेरा इरादा है एक बड़ा सा शेड वाला कम्युनिटी हॉल बनाने का। ठीक है, तो वो जगह होगी जहाँ पर हम सब मिला करेंगे बैठ के, जहाँ हमारे डिस्कशन हुआ करेंगे, जुम्मे का खुतबा भी हुआ करेगा। यहाँ पे जो फैमिलीज हैं मेरे साथ, शुजात हैं, जिया हैं, हम सब इस पे डिस्कशन कर रहे थे। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आते ही एक तो हम बाहर से मुख्तलिफ जगहों से केरला में एक अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ जमा हो रहे हैं। फिर हम में से तकरीबन सभी मुसलमान रहेंगे, हालांकि मेरी कोशिश है इसमें एक क्रिश्चियन, एक हिंदू और एक एथियस्ट फैमिली एज पर शुजात वो भी डाल सकें, ताकि हम ऐसे कुछ अजीब सा ग्रुप ना लगे। तो हमने यही सोचा कि आते ही मस्जिद की तामीर और ये सब आसपास वालों को थोड़ा एप्रीहेंसिव बना सकता है, तो हम उस कम्युनिटी हॉल को ही, हमारे दिलों में वो एक मस्जिद ही होगी और वहीं पे सारे डिस्कशंस और खुतबा वगैरह हुआ करेगा। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि कितना तेजी से हम एक्सेप्ट हो रहे हैं, आसपास में पंचायत में कितनी तेजी से हमारी दोस्ती हो रही है, और धीरे धीरे करके हो सकता है हमें फौरन आते ही लगे कि हम फालतू में इतना गहरा सोच रहे थे, सब अच्छे तो हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं हमसे कि हम आके इनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इनकी तरह धोती पहन के और फील्ड्स पे उतरे हुए और इनकी एंशिएंट नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि माहौल ऐसा बने फौरन कि हम बोले यार चलो मस्जिद भी तामीर कर लो फौरन, उसमें कोई हर्ज नहीं है, इतनी सारी पूरे वायनाड में मसाजिद भरी हुई है। और हो सकता है ऐसा लगे हमें कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और मस्जिद को होल्ड पे रखें, और इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हमें लगे कि हम पूरी तरह मर्ज हो चुके हैं यहाँ के कल्चर में और एक्सेप्टेड हो चुके हैं आस पड़ोस में, तो अब राइट टाइम आ गया कि हम एक उसको मस्जिद का शेप दे दें। लेकिन वो कम्युनिटी हॉल वो एक तरह से मस्जिद ही होगी हमारे लिए इंशाल्लाह, जहाँ पे हम जमात करा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, स्पाइसेस इधर कौन से उगते हैं और हम लोग वो स्पाइसेस की फार्मिंग कर सकते हैं क्या? अभी जो मुझे फौरन आसपास दिखता है वो है काली मिर्च, तो यहाँ पे भर भर के उगती है, और कुछ और स्पाइसेस भी हैं। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, जो पर्माकल्चर एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ जगहों से, साउथ इंडिया से। तो हम उनसे पूरी बातचीत चल रही है, पिछले 3 सालों में मैंने उनसे दोस्ती की है और इस कम्युनिटी के बारे में उन्हें आइडिया दिया है। उनके फॉलो अप भी हुए हैं हमारे साथ कि कब स्टार्ट होगी वो कम्युनिटी जहाँ पर हम आके अपनी सारी नॉलेज शेयर कर सकें और ये सब कर सकें। तो उसमें से एक है कामरान, तुम हो क्या कॉल पे? बेंगलोर वाले हमारे कामरान, शायद वो नहीं है। एक फार्मर है सैयद गनी आगा, गनी आगा मैसूर के हैं, इस जगह से बहुत करीब है, वो 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। गनी आगा से मैं पिछले 3 साल में टच में हूँ। गनी आगा एक बहुत रिनाउंड फार्मर हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज और कुछ ऐसी सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए मशहूर हैं जिसके लिए उनको पद्मश्री वगैरह के लिए भी नॉमिनेट करा गया था, वो मिला नहीं था, लेकिन मतलब वन ऑफ द कंटेस्टेंट थे वो। तो सैयद गनी आगा इस पूरी कम्युनिटी में हमारे मेंटर रहेंगे, और जो कामरान का मैंने जिक्र करा वो भी हमको गाइड करेंगे। तो ये लोग आके
सॉइल का स्ट्रक्चर, यहाँ का क्लाइमेट, और क्योंकि ये हमारे जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उससे पूरी तरह सिंक्ड है। सैयद गनी आगा से जब मैं सबसे पहले मिला तो मुझे लगा कि मुझे उनको अपना कम्युनिटी का कंसेप्ट समझाने में बड़ी मुश्किल होगी कि साउथ इंडिया का गांव में दूर अंदर जाके एक फार्मर है, उसे क्या समझाऊंगा। लेकिन जाते ही जो हमारा उसके साथ डिस्कशन हुआ तो गनी बोले कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई मुसलमान मुझे यहाँ ढूंढता हुआ आया, क्योंकि मुसलमान फार्मिंग में जाते ही नहीं। और आप देखो किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चीजें जा रही हैं, और यूरोप वगैरह में पहले ही लोगों ने सीड्स को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया है बुरे वक्त के लिए, या जो भी हालात है। तो वो मुझसे भी ज्यादा डीप उसमें पहले से गए हुए थे, और उन्होंने बोला जैसे ही ये कम्युनिटी बनेगी मैं सब सारे काम छोड़ के यहाँ पर आके और सब कुछ गाइड करूंगा कि कैसे इसको तेजी से सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए। सैयद गनी आगा, कामरान, इनके अलावा कुछ लोकल फार्मर्स भी हैं जो मुझे यहाँ पे रिसेंटली एडवाइस करे लोकल लोगों ने, तो उनसे भी जाके हम आके हर किसी से नॉलेज लेंगे और उनको बुलाया करेंगे, और यहाँ पे वर्कशॉप्स हुआ करेंगी, और उस बेस पे हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो चीजें उगा सकते हैं वो उगाएंगे। तो मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूँ उन सारे जवाबों को देने के लिए, मुझे फार्मिंग का बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है। बहुत जल्दी जब हमारी फैमिलीज फाइनल हो जाएंगी, सीरियस फैमिलीज जो वाकई में इसमें मूव करने के लिए हैं, तो उसका एक मैंने बताया था एक नया ग्रुप बना के उसमें मैं सैयद गनी आगा और इन जैसे लोगों का जूम सेशन कराया करूंगा, जिसमें हम उनसे सारे सवाल पूछ सकते हैं। दलसा भाई, मेरा एक सवाल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है वहाँ पे? अगर कोई प्रोफेशनल है, रिमोट वर्क कर रहा है, तो आप कैसे बताएंगे वहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है? अभी जब मैं उस जमीन पे खड़ा हुआ था तो फोन का नेटवर्क काम कर रहा था, फोन का नेटवर्क भी आ रहा था, इंटरनेट भी आ रहा था। उसके आसपास कोई भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हम जाके पूछें कि वाईफाई तो नहीं है। सब विलेजर्स ही हैं, बिल्कुल आदिवासी हैं। जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि 600 मीटर्स के बाहर आके मेन रोड है, उस मेन रोड पे एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। उसका नाम है कुछ कुरुवा इन सम रिजॉर्ट, स्पा रिजॉर्ट। बहुत ही महंगा रिजॉर्ट। शुरू में मैंने सोचा कि फैमिलीज यहाँ पे आके रुक जाया करेंगी जो जमीन को देखने आएंगी, तो 15,000 रुपये पर नाइट का उसमें रूम था। तो बहुत हाई फाई रिजॉर्ट, इको रिजॉर्ट। लेकिन उस रिजॉर्ट को देखते ही पता चल रहा था कि यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर 600 मीटर्स पे हमारे वाईफाई इतना बड़ा रिजॉर्ट अवेलेबल है तो उसको यहाँ तक लाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये अभी मेरा अजम्पशन है। इंशाल्लाह इसका मैं एक श्योर शॉट जवाब वहाँ जाके थोड़ा रिसर्च करके और उन वाईफाई कंपनी से पूछ के दे दूंगा। मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है। चैट में हाँ जी, पूछिए। मैंने चैट में भी टाइप किया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोफेशनल्स अगर कोई है तो उनका कैसे रहेगा, और मुझे मतलब मैं थोड़ा आउट ऑफ सिंक हूँ, मतलब ये लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, और बच्चों के कॉलेजेस वगैरह, एजुकेशन, अर्निंग सोर्स क्या रहेगा? जी, तो प्रोफेशनल उसका मुझे वाकई नहीं मालूम किसका क्या प्रोफेशन है, और मींस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है जो अभी जॉब कर रहे हैं, अगर मतलब अभी ऑन जॉब है तो कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी जॉब है, तो उसके लिए ये कम्युनिटी नहीं है। एक सिंपल आंसर, क्योंकि शहर में भी रहना और फिर यहाँ पे भी रहना ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और ऐसे लोगों को हम मना भी कर रहे हैं जिनका अभी नहीं तो फ्यूचर में भी अगर कोई इरादा नहीं है जॉब कंटिन्यू रखना है, अपने बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ा के और डिग्रीज में, और उसी मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसी रैट रेस में अगर कोई बिलीफ रखता है, उसी सिटी लाइफ और उसकी भागदौड़ में बिलीफ रखता है, तो वो यहाँ के परेशान हो जाएगा और वो कोप अप नहीं कर पाएगा दोनों चीज़ों से। तो ये फैमिलीज हैं ही ऐसी सारी, तकरीबन आपसे शायद मेरी अलग से अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो इस अभी किसी ने लिखा कॉर्पोरेट स्लेवरी से बाहर निकलना चाह रही हैं, और उनको शहरों में एक ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है जो हमको मुस्तकिल स्लेव बना के रखा हुआ है। तो ये एक फ्रीडम के लिए हम लोग यहाँ मूव हो रहे हैं, जिसमें हम अपना खुद का खाना उगाएं, सब कुछ करें। और अगर कोविड जैसा या कोई भी बड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर इस तरह की कोई चीज आती है
तो हम एक ऐसे सिस्टम पे डिपेंडेंट ना हो कि जो जब चाहे हमें खाना दे, जब चाहे पानी दे और जब चाहे इसे रोक दे। तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए ये फैमिलीज यहाँ आ रही हैं, कुछ इमीडिएट मूव हो रही हैं, कुछ फ्यूचर में मूव होंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी के ये वाले सवाल हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि हम सही हैं, शहर में रहने वाले गलत हैं। अगर सारे ही लोग एग्रीकल्चर ही करने लगे कल से, तो मैं तो इस जमीन तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। जो बस चला रहा है वो भी कहीं पे एग्रीकल्चर करने लगे। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि हम ही सही हैं, दूसरे सब गलत हैं। लेकिन ये कम्युनिटी उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ड्रीम है कि वो आके अपने बच्चों को फ्यूचर में ये सारे स्किल सिखाएं कि कैसे अपना खाना खुद उगाया जाए बिना केमिकल्स को यूज करे, कैसे अपना घर खुद बनाया जाए उस मटेरियल को यूज करे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जाए और ड्रिंकेबल बनाया जाए, और कैसे अपनी जमीन पे ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जाए जिसमें आप ड्राई सीजन के लिए ड्रिंकिंग वाटर को प्रिजर्व करके रख सकें, और कैसे सब्जियां उगाई जाएं, ये उगाया जाए, वो उगाया जाए, और कैसे जानवरों को पाला जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशनल फील्ड है, अपने आप में एक बहुत 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 वास्ट नॉलेज है। तो जनरली यहाँ पे वही फैमिलीज फिट होंगी जो अपने बच्चों को फ्यूचर में ये सब सिखाना चाहती हैं। चैट में अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं, मुझे ना वो चैट विंडो ही नजर नहीं आ रही, तो आप अनम्यूट करके पूछ ही लें सवाल ऐसे वर्ग में। कुछ लोगों ने हैंड्स भी रेज किए हुए, दानिश भाई ने। जी, एक एक करके पूछ इतना भाई, बात मेरी आपसे पहले हुई है खैर, लेकिन अभी जब ये बात आपने कही है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी वाली, तो थोड़ा सा मैं मतलब उस चीज़ को बार बार मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी फैमिली कोई और एडिशनल इनकम सोर्स उसका ना हो तो उसे कितना वक्त लगेगा। मान लीजिए इस कम्युनिटी में हमने सब कुछ करके अभी 20 लाख अरेंज करके हम वहाँ मूव हो गए, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि फिर वहाँ राइस तो उग रहा है लेकिन बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, अभी फल कोई पेड़ नहीं है। कितना वक्त लगेगा कि अगर वो फुल टाइम उस फार्मिंग पे काम भी करे और कोई लेकिन इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश ना करे, तो क्या लगता है आपको कि कितना टाइम लगेगा और हो भी पाएगा या नहीं? क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि जैसे आपके साथ बात हुई, आपका तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है फ्रीलांसिंग का, तो इस चीज पे थोड़ा रोशनी डालिए। तो जो हम एक मॉडल मैंने सोचा हुआ है वो ये है कि एक तो ये जो ऑर्गेनिक लाइफ है, ये इस वक्त पूरे इंडिया का एक बहुत हॉट टॉपिक है ना। खास तौर से अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, आप सबने न्यूज़ में देखा AQI लेवल कैसे शूट अप करा और किस तरह से एक पूरी जहरीली हवा पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करी है। और हम लोग माने या ना माने, बहुत तेजी से लोग इस चीज़ को सोचने लगे कि किसी तरह से वही लाइफ बेटर थी, ये डेवलपमेंट ने तो आके ऐसी की तैसी कर दी हमारी। तो एक जो इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम हम सबका बन सकता है, तो इरादा क्या है कि जब हम 16 फैमिलीज यहाँ पे मूव होंगे फौरन या थोड़े दिन बाद, तो हम सब अपने यहाँ पे घर बनवाएंगे, है ना, कॉटेजेस बनवाएंगे। उसमें मेरी एडवाइस सबसे ये रहेगी कि हर कोई एक एडिशनल रूम वहाँ पे ज़रूर बनवा ले उस घर में, और उस एडिशनल रूम की एंट्री बाहर से कर दें, ताकि जब चाहे आप उसको एक सेपरेट यूनिट बना दें, और जब आपके अपने करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं तो अंदर से दरवाज़ा खोल के उसको इंक्लूसिव यूनिट बना दें। तो एक एडिशनल रूम या 2 एडिशनल रूम आप उसमें अगर बनवा सकते हैं वो बनवा दें। होगा क्या, हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सीखेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा इरादा है कि हम रैम्ड अर्थ कंस्ट्रक्शन से सारे घर बनाएं और सब एक जैसे दिखने वाले घर हों जिससे वो खूबसूरत भी लगे, और जिस मकसद के साथ हम यहाँ आ रहे हैं कि हमें एक ऐसी लाइफ जीनी है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, तो वो चीज़ हमारे घरों में भी रिफ्लेक्ट करे। आने वाले वक्त में कोई बाहर से गेस्ट आएगा और हम एनवायरनमेंट की बातें करेंगे और बोलेंगे भाई घर जो तुमने बनवाया है इसमें जो सीमेंट यूज़ करी है और जो फैक्ट्रीज में ये सब ईंटें वीटें बनी है उससे कितना नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट को, और आप यहाँ एनवायरनमेंट की बातें कर रहे हैं। तो नेचुरल बिल्डिंग हम यहाँ पे बनवाने की सोच रहे हैं। तो जब वो घर बनने शुरू होंगे, ठीक है, और उसमें से 1-2 कॉटेजेस किसी के बन जाएंगे और फिर जो बाकी के बन रहे होंगे, तो ये जो बाकी के घर बन रहे होंगे इनको हम वर्कशॉप्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम पूरे इंडिया से लोगों को इनवाइट करेंगे, स्टूडेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को इनवाइट करेंगे, तो वो यहाँ आए, एक फीस पे करें और नेचुरल बिल्डिंग को सीखें।
बनना, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में कई जगह, बहुत जगह नहीं लेकिन कई जगह हो रहा है, और लोग बहुत हैवी फीस उसकी पे करते हैं 2-2 हफ्ते की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। अगर शुजात इसमें है, शुजात तुम हो कॉल पे? शुजात दोस्त हैं हमारे जो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और अभी वायनाड में मूव हो चुके हैं फैमिली के साथ, और इस वक्त वो तमिलनाडु में एक थनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जाके रैमडर्थ कंस्ट्रक्शन की एक सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेने गए हैं, जिसके लिए उन्होंने 50,000 रुपये पे करे, और उस 50,000 में उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अकोमोडेशन भी नहीं दिया है, तो वो अपनी गाड़ी की डिक्की में वहाँ पे सो रहे हैं और वो अटेंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पर आएंगे इस लाइफ को देखने के लिए, इस लाइफ को सीखने के लिए, और दे विल बी रेडी टू पे एनी अमाउंट। बजाय इसके कि किसी रिजॉर्ट में जाएं, इधर उधर जाएं, वो प्रेफर करेंगे एक ऐसी जगह पे आना जहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे उनको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है एक ऑर्गेनिक लाइफ का। तो जो आपके एक्स्ट्रा रूम होंगे, जो एक्स्ट्रा कॉटेज होंगे, सबसे पहले तो ये आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही हालांकि इन सब चीज़ों को मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि वल्लाह वाला मल्ला ही जानता है कि किस तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि कोई फैमिली यहाँ पर 4 दिन के लिए आना चाहती है, इको लाइफ देखना चाहती है, और हम उसका 4,000 पर नाइट वो रख दें अकोमोडेशन का चार्ज, ठीक है, जिसमें वो यहाँ पर आ रही है, और उसको हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आपको कुछ बनाना है तो वहाँ जाओ, वो वेजिटेबल गार्डन है, आपको आलू उगाना है, गोभी उगानी है, वहाँ से उखाड़ कर लाओ, और यहाँ पे हमारे शेफ को दो, पकाओ, और वो मुर्गियों का दड़बा है, उसमें जाओ, अपने देसी अंडे लेकर आओ और यहाँ पका के खाओ। तो मतलब वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा कंपैरेटिवली एक ऐसे होटल से जो रूम के अलावा आपको कुछ नहीं दे रहा। तो अगर महीने में आपका वीकेंड पे भी 8 दिन भी वो रूम चला गया 4,000 पे, तो 8 4 जा 32,000 रुपीज़ आपका सिर्फ इस एडिशनल रूम से वो हो गया, ठीक है। उसमें आप मेंटेनेंस वगैरह कुछ निकाल के वो। दूसरी चीज़ ये कि जब हम इस लाइफ में मूव करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस ड्रामेटिकली एकदम कम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आप दूध नहीं खरीद रहे, वो आपका यहाँ ज़मीन से ही हो रहा है, आप अंडे नहीं खरीद रहे, आप चावल नहीं खरीद रहे, आपका ऑयल यहीं से निकल, और ये मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल बाद ये सब अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। आपका ऑयल यहीं से निकल रहा है, आपके फ्रूट्स यहीं से आ रहे हैं, तो आपको बहुत मिनिमम चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं उग पा रही हैं, नमक वगैरह जो आपको बाहर से लाना पड़ रहा है। तो जो शहरों के सिस्टम ने हमको ये बिलीव करवाया है पिछले कई सालों में कि आज 50,000 1 लाख रुपया भी बहुत कम है सरवाइव करने के लिए, यहाँ पर आके वो पर्सपेक्टिव एकदम चेंज होगा, और आप देखेंगे कि आप इतना ज़्यादा पैसे पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे। तो मेरे हिसाब से, शुजात के हिसाब से, तो ये 28,000 32,000 रुपये भी इनफ होंगे यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। लेकिन उसके अलावा, इन गेस्ट के अलावा, हम जो वर्कशॉप्स यहाँ बोल रहे हैं वो आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा, क्योंकि इन वर्कशॉप्स में जो स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी क्लासेस उस कम्युनिटी हॉल में होंगी जहाँ पे हमारा जुम्मे का खुतबा हो रहा है, वो एक अकोमोडेशन प्राइस भी पे करेंगे जो इन्हीं सब 16 फैमिलीज के एडिशनल रूम में रहा करेंगे। तीसरा, जब मैंने दिल्ली छोड़ी और इस लाइफ में निकला, और आप में से कई लोगों ने हमारी वो वीडियो देखी होगी, उसके बाद मुझे मेरे ही स्कूल से, दिल्ली में हमदर्द पब्लिक स्कूल से जहाँ से मैंने स्कूलिंग किया है, वहाँ से प्रिंसिपल का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि इर्तिज़ा, तुम्हारा जो विलेज है, जो भी है, हम चाह रहे हैं कि हम हर साल एक एजुकेशनल ट्रिप करते हैं स्टूडेंट्स का, तो इस साल हम अपने स्टूडेंट्स को केरला लेकर आए और एक एजुकेशनल प्रोग्राम तुम बनाओ और उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में बताओ और फार्मिंग के बारे में बताओ, और 50-60 स्टूडेंट्स का मुझे कोटेशन दो कि क्या खर्चा आएगा और ये होगा। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि चलो ये स्कूल तो आएगा ही आएगा, हम फिर जाके प्रमोट करा करेंगे दूसरे स्कूल्स में भी कि आप अपने एजुकेशनल ट्रिप्स जो जनरली प्लान करते हैं वो यहाँ पर आके करें और एक पूरा करिकुलम बना के उसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम 16 फैमिलीज या हम में से जितनी भी वहाँ इमीडिएटली मौजूद हैं का सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, ठीक है। और फिर जो आपका एग्रीकल्चरल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है, उस पे मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहता कि आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि हम इतना ही उसको उगा पाएंगे कि हमारा अपना चावल, हमारा अपना ऑयल सफिशिएंट रहे सब फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि उसको उगाने में जो लेबर लगेगी, ठीक है, ये जो आदिवासियों वगैरह को हम बुलाया करेंगे बीज बोने के लिए, हार्वेस्ट के लिए, उसी में इतना खर्चा हो जाएगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उससे उनका पेमेंट हो जाए और हमारी जेबों से कुछ पेमेंट ना हो।
कुछ भी हम इसमें बाहर बेचने लायक बने, इसके बहुत कम इम्कान है, बहुत कम इम्कान। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनेगा, लेकिन उस एग्रीकल्चर की अट्रैक्शन से जो लोग यहाँ पे आके उसे एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, उनका अकोमोडेशन, उनकी वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये सब हमारा सोर्स यहाँ पे इनकम बनेंगे। और दूसरा हमारा एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। भाई वहाँ के लोग कैसे हैं, वो हमें पसंद करेंगे ये तो बताइए कम से कम, मतलब हमसे मतलब फ्रेंडली, उनका कैसा माहौल रहेगा? नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। भाई मैं ये पूछना चाह रहा था, वहाँ के जो लोग हैं मतलब वो हमारे साथ मतलब एडजस्ट कर लेंगे ना? जैसे कभी कोई हमें परेशान वरेशान तो नहीं करेंगे? जैसे आप बोले आदिवासी हैं, तो कोई सामान वामान कोई कुछ चोरी वोरी तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ, अच्छा सवाल है। एक तो यहाँ पे चोरी वोरी का कोई सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ पे 5 महीने से हूँ, और शुजात है यहाँ पे, आमिर इकबाल है, और जिया आने वाले हैं। आप यकीन नहीं जानेंगे कि कहीं पे भी मैं स्कूटी अपनी जब ले जाता हूँ, तो मैं हेलमेट स्कूटी के ऊपर ही छोड़ता हूँ, और चाबी भी लगी छोड़ता हूँ। और आप जब भी इंशाल्लाह यहाँ आएंगे, वयनाड विजिट करेंगे ज़मीन वमीन देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि पार्किंग में जो स्कूटीज़ लगी हुई हैं, उसमें 20 स्कूटीज़ होंगी, तो उसमें 5-6 स्कूटीज़ में चाबी ही लगी हुई होगी, और वो 2-2 3-3 घंटे के लिए कहीं गए हुए होंगे। तो चोरी का यहाँ पे कोई तस्वुर भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग जगह है ये, तो चोरी वगैरह तो कुछ नहीं। हमको कितना एक्सेप्ट करेंगे लोग, ये डिपेंड करेगा कि हमारा यहाँ पे बिहेवियर क्या रहता है, हमारा यहाँ पे अखलाक क्या रहता है। तो एक चीज़ जो हमें एग्जीक्यूट करनी होगी वो ये है कि हमें यहाँ का कल्चर एक्सेप्ट करना होगा, ना कि अपने अपने शहरों का कल्चर यहाँ ला के उस पर थोपना होगा। ठीक है? तो जो यहाँ की फूड हैबिट्स हैं, जो यहाँ का लिबास है, धोती वगैरह हम जितने भी मर्द हैं उनको पहननी होगी, और हम सबको मिलके मलयालम सीखनी होगी। जब आप यहाँ पे आके मलयालम सीख के आदिवासी से 4 लफ्ज़ मलयालम के बोलेंगे, तो यकीन जानिए, खुद का एक्सपीरियंस है कि 2 लफ्ज़ भी आप बोल देते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, और उन्हें अच्छा फील होता है कि ये यहाँ पर आया और इसने यहाँ पे हमारी लैंग्वेज सीखनी शुरू की। और आप आके बोलेंगे मलयालम मिल रहा है, मलयालम मिल रहा है, इंग्लिश क्यों नहीं आती, और मुंह बनाएंगे, तो उनको बुरा लगेगा कि जैसे उनका शहर हाईजैक हो रहा है और कोई आके यहाँ पे इसका सारा कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम अपने साथ एक लालच लेकर आएंगे और हम सोचेंगे कि यार इस कम्युनिटी में मुझे 1000 गज कमर्शियल लैंड मिल गया, ठीक है, जिसमें मुझे पूरी लीगली फ्रीडम है पूरे 1000 गज पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने की, और ये मैंने अपना 150-200 गज का यहाँ पे कॉटेज बना लिया एक एक्स्ट्रा रूम के साथ, और यहाँ पे मैं अपने कज़न को बेच देता हूँ यार, बाकी का थोड़ा सा हिस्सा 200 गज 50 लाख का बेच देता हूँ, कमर्शियल लैंड है, और अपने चाचा को भी बेच देता हूँ, वो भी बोल रहे थे, और इससे करोड़ों रुपया कमा लेता हूँ। और यहाँ पे क्यों ना मैं इन पे 2 फ्लोर डालना शुरू कर दूँ, 3 फ्लोर डालना शुरू कर दूँ, ऊपर फ्लैट सिस्टम बना के बेच दूँ। तो अगर इस तरह से, मैं कह नहीं रहा किसी का भी ये जहन में होगा, लेकिन पहले से हमें ये समझना होगा कि हमें उस लालच को, जो शहर ने हमारे लिए एक नेसेसिटी बनाई है ना, शहर में वो लालच एक नेसेसिटी बन गई है, वो लालच मेरे में ना हो तो मैं बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा, उनकी स्कूल की फीस नहीं कर पा रहा, और अपने जो खर्चे हैं उनको मीट नहीं कर पा रहा। तो उस लालच को ख़त्म करके आना होगा, और समझना होगा कि हमको एक तो इस जगह का एम्बियंस बरकरार करके रखना है, और लिमिटेड कंस्ट्रक्शन करनी है। हम सब अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि इस 1000 गज में 200 या 250 गज, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि 250 गज से ज़्यादा कभी भी हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, और कभी भी हम इस घर पे 2nd फ्लोर नहीं डालेंगे। ठीक है? 2nd फ्लोर से एक तो इसका एम्बियंस चेंज होना शुरू होगा, दूसरा 2nd फ्लोर पे आते ही आप दूसरे के घर के आंगन में झांकने लायक हो जाते हो, तो हम सबकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। तो अगर हम आके इस कल्चर में मर्ज हो रहे हैं, इनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बहुत अच्छे अखलाक के साथ सबसे मिल रहे हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है वो जाके इन आदिवासियों को गिफ्ट कर रहे हैं, इतने सारे मेरे पेड़ आ गए, फल आ गए, तो इतने मेरे फैमिली के लिए काफ़ी हैं, चलो मैं जाके आदिवासियों के बच्चों को दे आता हूँ। तो हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट होंगे, और ये मैं एज्यूम करके नहीं बोल रहा, पिछले 3 साल के अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पिछले 3 साल से मेरी फैमिली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला की इसी तरह की जगहों पे रही है, और हमको बताया गया था कि साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन को बिल्कुल पसंद नहीं करते और गर्दान नहीं करते, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस रहा कि हम अच्छे से सबसे मिले, और सबने ना सिर्फ एक्सेप्ट करा, अभी रिसेंटली हम केरला का एक घर छोड़कर एक दूसरे घर में मूव हुए हैं,
तो उस गली की पूरी फैमिली की औरतें मेरी वाइफ से मिलके रो रही थी, और उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, और वो रो रही थी कि तुम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो अगर हमारा अखलाक अच्छा है और हमें अपने अखलाक पे एक कॉन्फिडेंस है, तो आप एक स्माइल के साथ कहीं भी जाके किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन उनमें कुछ चीज़ों का हमें बस ध्यान रखना होगा, जो हम बैठ के हर हफ्ते बैठा करेंगे, हर रोज़ बैठा करेंगे और डिस्कस करा करेंगे कि कैसे हम एक ऐसी कम्युनिटी बन सकते हैं जिससे ना पंचायत को कोई एतराज़ हो, ना यहाँ के आसपास के लोगों को कोई एतराज़ हो, और जिससे ऐसा ना लगे कि हम आके इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ों का बस हमें ध्यान देना होगा और विल बी एक्सेप्टेड। एक सवाल आया हुआ है यहाँ पर जी, कौन सा बोलना, बोलिए आप अपनी बात कीजिए। भाई बस मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे पंचायत वगैरह का कोई बाद में कोई रोल तो नहीं रहेगा, जैसे हमने अगर बना लिए कि बाद में पंचायत हमें बनाते हुए रोके कि भाई अब यहाँ पर कम्युनिटी नहीं बन सकती, या फिर वहाँ पर कोई फ्लैट नहीं, या फिर कोई जगह नहीं बन सकती, तो ये तो कोई बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी आप एक बार कंफर्म कर लें। नहीं, वो चीज़ कंफर्म्ड है। असल में यहाँ पे 3 कैटेगरीज की ज़मीन है वायनाड में। एक है जो मैंने पैडी फील्ड बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी, एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, उस पे बहुत स्ट्रिक्ट है सब लोग, उस पे आके आपके कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करोगे तो यू विल लैंड अप इन ट्रबल, ठीक है। तो उसका मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ मैं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए देख रहा था एक सेकंड कैटेगरी की लैंड, जिसको यहाँ के डीके पट्टायम बोलते हैं इसकी लोकल लैंग्वेज में। डीके पट्टायम होता है रेजिडेंशियल लैंड, जिसमें किसी भी तरह की रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है, ठीक है। वो एग्रीकल्चर लैंड से थोड़ा सा महंगा होता है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस का होता है। तो मैं सोच रहा था कि एग्रीकल्चर लैंड मिल जाए और उसके साथ साथ एक 1/4 डीके पट्टायम मिल जाए, ताकि हम सबके घर आसानी से मिल जाए, फिर हम कुछ भी जुगाड़ कर करा के वर्कशॉप्स और ये सब कर लेंगे, ठीक है। डीके पट्टायम में रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आती। फिर उससे भी एक थर्ड कैटेगरी का सबसे अच्छी जमीन होती है जैन मान लैंड, जो कि कमर्शियल लैंड होता है। कमर्शियल लैंड तो मैं ढूंढ भी नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि हमें एक ऐसी ज़मीन मिली जिसमें एग्रीकल्चर के लैंड के साथ साथ जो रेजिडेंशियल लैंड मैं आपको बता रहा हूँ वो सीधा कमर्शियल लैंड है, जिसमें आप घर भी बनवा सकते हैं, होम स्टे भी चला सकते हैं, होटल भी कर सकते हैं, वर्कशॉप भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि फैक्ट्री खोल दें वहाँ पे कोई धुएं वाली, वो सब अलाउड नहीं होगा फॉरेस्ट की वजह से, लेकिन वहाँ पे आप बैठ के कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने अभी 2 डिफरेंट लॉयर से, और मैं एक तीसरे को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 अलग अलग लॉयर से लीगल ओपिनियन लेनी है, जिसमें से एक की लीगल ओपिनियन आ गई, जिन्होंने हमको एक नोट दिया है कि इसमें सब कुछ ठीक है और ये सारी एक्टिविटीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ, पंचायत से इस तरह की कोई भी इसमें आगे रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये 16 फैमिलीज जो हैं उसमें कल्चर कैसा रहेगा, लाइक सोशलिज्म कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा कि कोई भी वर्क एफर्ट करे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम, ऐसे? एक बार थोड़ा जोर से दोबारा पूछिए सवाल। जी, ये जो 16 फैमिलीज हैं इसमें आपस में कल्चर कैसा रहेगा कि ऐसे कि वर्क एफर्ट जो भी हो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे कि इंडिविजुअली आप एफर्ट डाल रहे हो ऐसे उस पे बेस्ड होगा, ऐसे? जी, अच्छा सवाल है। तो जनरली इस तरह की कम्युनिटीज जो बन रही हैं साउथ इंडिया में, वो बहुत सारी बन रही हैं, और ज़्यादातर वो गैर मुस्लिम की होती हैं। ज़्यादातर क्या, ये शायद पहली ही मुस्लिम कम्युनिटी होगी शायद, मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो इस तरह की जितनी भी कम्युनिटीज बन रही हैं उनमें क्या हो रहा है, एक मेंबरशिप फीस होती है 40-45 लाख, जिससे आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, और बाकी सारी ज़मीन उस कम्युनिटी की एक कॉमन प्लेस होती है, जिसपे सब मिलके एग्रीकल्चर करते हैं और उसका प्रोड्यूस निकलता है और वो सब में डिवाइड होता है और ये सब होता है। मैंने इस कम्युनिटी में क्या सोचा, क्योंकि 3 साल पहले जब हम लोग घर से निकले थे तो हमारी ख्वाहिश थी कि इतने सारे सेक्रीफाइस करके, इतना बड़ा डिसीजन लेके, इतना बड़ा ट्रांजिशन करके जब हम मूव हो रहे हैं तो हम किसी ज़मीन को ओन करें, ठीक है। इस तरह ना हो कि कहीं जाके किसी चीज़ का हिस्सा बन जाए और ऑन पेपर हमारे नाम पे कुछ भी ना हो। तो इस कम्युनिटी को हम किस तरह डिवाइड कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ नहीं है जिसके अंडर आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये 16-17 फैमिलीज, 17वीं हम हैं तो 16 मैं कोट करता हूँ, ये हम 17 फैमिलीज जो हैं हम सब इंडिविजुअल फार्मर्स होंगे,
सबकी अपनी ज़मीन होगी, मिल्कियत होगी, और सबकी अपनी एक आउटर बाउंड्री तो होगी फेंस जो हम करवा रहे हैं, लेकिन सबके अंदर भी एक नेचुरल बाउंड्री होगी जो हम पौधों से, पेड़ों से, फ्रूट ट्री से एक नेचुरल बाउंड्री करेंगे। तो सबकी एक अलग ज़मीन होगी, सब अपनी ज़मीन के पेड़ों और उसके वेजिटेबल गार्डन के खुद जिम्मेदार होंगे। उन्हें उसको खुद पानी देना होगा, उसमें जो उन्होंने बकरियां पाली हैं एग्रीकल्चर लैंड से चारा काट के लाके उन्हें खुद डालना होगा, या अपनी बकरियों को टहलाते हुए ले जाके सारे पैगंबरों की तरह वहीं पे चारा खिला के वापस लेकर आना होगा। तो हर कोई इसमें इंडिविजुअल है, ठीक है। लेकिन हम बजाय इसके कि सब अलग अलग जाके आइसोलेशन में अपनी जिंदगी शुरू करें, हम यहाँ पे आइसोलेशन में सब अलग अलग लोग होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के नेबर्स होंगे और एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम होंगे, ठीक है। तो जो आपका रूम है एक्स्ट्रा, जो आपकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, या मिसाल के तौर पे किसी ने अपने 1000 गज में बहुत सारे हनी बी के बॉक्सेस लगा लिए, तो वो उसका शहद जोग रहा है, वो उसकी इनकम हो रहा है। किसी ने घोड़ा पाल लिया और एक हॉर्स राइडिंग स्कूल खोल लिया, वो उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। हम सब अलग हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप बाहर का एक सिस्टम की गुलामी छोड़ के और एक दूसरे सिस्टम की यहाँ पे गुलामी कर रहे हैं आके। आप सब अलग इंडिविजुअल हैं, सबको सारी आज़ादी है, कुछ छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो मैंने बोली कि कंस्ट्रक्शन पे लिमिट होगी, सेकंड फ्लोर पे होगी, और आपको अपना जो प्लॉट है उसको सब प्लॉटिंग करके, सब डिवाइड करके किसी और को बेचने पे रिस्ट्रिक्शन होगी। तो हम सब अलग होंगे, और जिसके रूम का अकोमोडेशन अवेलेबल होगा और ये स्टूडेंट्स आके उसमें रहेंगे, वो डायरेक्टली उसे पे करेंगे, सबका अलग अकाउंट होगा, और इस तरह से हम सब इंडिविजुअल होंगे। बस ये है कि कोई फार्मर आ रहा है स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग देने, तो हम 16 के 16 को उस कम्युनिटी हॉल में एक साथ ट्रेनिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है सबको कहीं अलग जाके सीखना पड़ रहा है। कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिखाने आ रहा है तो हम उसे बुलाएंगे और सबके सब एक साथ सीख लेंगे। इसी तरह हनी बी फार्मिंग का कोई स्पेशलिस्ट आ रहा है और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दे रहा है, तो एक साथ सब लोग उसको सीख जाएंगे। तो हम लोग सब अलग हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। इर्तिजा भाई, आपका क्या रोल रहेगा पूरी कम्युनिटी के अंदर, ये भी बता दीजिए। मेरा रोल रहेगा कि ये जो 16 फैमिलीज हैं, ये मुख्तलिफ ख्यालात की हैं, और इसमें सबके अलग अलग थोड़ी सी मतलब हम सब जो बाइंड होंगे वो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके होंगे, लेकिन हमारे मसलक अलग हो सकते हैं, हमारी थोड़ी बहुत थिंकिंग अलग हो सकती है। तो मेरा रोल रहेगा कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और सबको साथ लेके चलें, और इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। कि किसी फार्मर को लाना है तो वो एक प्रोसेस है पूरा। मिसाल के तौर पे मुझे तमिलनाडु में कोई बहुत अच्छे फार्मर दिख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि हमें आके कुछ सिखा सकते हैं, तो अब वहाँ जाके तमिलनाडु उनसे बात करके, उनसे एक रैपो बना के, सब कुछ समझा के, उनके टिकट करके आके, उनका सारा एकोमोडेशन ऑर्गेनाइज करके उनको यहाँ लाके उस सबको ऑर्गेनाइज करना, और इस कम्युनिटी की सारी और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, वैसे मेरा रोल रहेगा। लेकिन ये हम 16 फैमिलीज में, और खासतौर से वो जो सब यहाँ मूव हो चुकी हैं, उन सब का कंबाइंड रोल रहेगा। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है बॉस बनने का या बाबा बनने का या कुछ करने का, तो हम सब उसमें इक्वल होंगे। और एक सबसे बड़ा रोल यही है कि अगले 6 महीने में इस ऐसे ड्रीम को सच में तब्दील करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 16 फैमिलीज को लाना, इसको डिवाइड करना, एक मैप बनवाना, और फिर सबकी रजिस्ट्रियां खैर के साथ करवा देना। सबसे बड़ा रोल तो यही होगा कि ऐसा सपना जिसके बहुत सारे डिस्कशंस ही चल रहे हैं बहुत टाइम से, उसको एग्जीक्यूट करना। और उसके बाद मैं भी उस फैमिली का एक हिस्सा बन जाऊंगा। जो हम डिस्कशंस करा करेंगे उसमें मुझको भी एक रिमाइंडर की जरूरत होगी। जब हम सब साथ बैठ के मिनिमलिज्म को डिस्कस करा करेंगे तो मुझे भी उसकी जरूरत होगी कि मेरे ध्यान में भी लालच ना आए, और ये ना हो कि मैं ही सोचने लगूं कि मैं एक एक्स्ट्रा फ्लोर डाल के, और 1000 गज तो बहुत होता है, मैं तो यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग ही ऑर्गेनाइज कर लूंगा और 5-6 लाख रुपए उससे निकाल लूंगा। तो हम सबको बैठ के एक दूसरे को कंसिस्टेंटली रिमाइंड करना होगा कि जो पैगंबरों ने हमें सिखाया, मिनिमलिज्म, एक लिमिटेड उसमें खुश रहना, और अपना सुकून उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, है ना। जैसे ही हम 40-50 हजार रुपए यहाँ कमा के और सुकून की लाइफ जी रहे होंगे, वैसे ही शैतान वसवसा डालेगा कि यार ये 50 हजार अगर 75 हजार बन जाए तो मजा आ जाए, और वहीं पे आप अपने सुकून के साथ टोटली कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी हमने सुनी थी, आप में से भी कई लोगों ने सुनी होगी, जल्दी जल्दी से उसे सुना देता हूँ। एक मछेरा था, फिशरमैन, और वो
एक शोर पे बैठा हुआ, एक किनारे पे बैठा हुआ आराम कर रहा था, और उसके बराबर में एक बास्केट थी जिसमें 4-5 मछलियां थी। एक दूसरा आदमी आता है और उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, आराम क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है भाई मैंने ये 4 मछलियां पकड़ ली तो मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं क्या आलसी आदमी हो यार, तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो, तुम और मछलियां पकड़ो। तो वो बोलता है कि और मछलियां क्यों पकड़ो? वो बोलता है तुम यहाँ पूरे दिन मछलियां पकड़ो, और अगर 4 की जगह तुम यहाँ से 20 मछलियां पकड़ के ले जाओ तो 4 खुद खाना, बाकी की 16 बेचना। तो वो कहता है 16 बेच के क्या करूंगा? वो कहता है 16 बेच के तुम एक बड़ा नेट खरीद लेना, और उस नेट को समुद्र में डाल के जब शाम को खींचोगे तो तुम्हारे पास 150-200 मछलियां आ जाएंगी सीधी। तो कहता है फिर क्या करूं? तो कहता है तुम उसे बेचना और फिर उससे एक बोट खरीदना, उन मछलियों को बेच के कुछ महीनों तक, और उस बोट को समुद्र के बीचों बीच ले जाना, वहां से और बड़ी बड़ी मछलियां तुम्हारे पास आएंगी। तो कहता है उसके बाद क्या होगा? तो कहना उसको तुम बेचना और फिर तुम कुछ एम्प्लॉयज हायर कर लेना जो तुम्हारे लिए काम करें और जाके समुद्र से मछलियां पकड़ के लाए। तो बोलता है उसके बाद क्या होगा? तो वो कहता है उसके बाद तुम आराम करना, तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो कहता है मैं यहाँ आराम ही तो कर रहा था जो तूने मुझे आके इतना लंबा पूरा प्रोसीजर समझाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको मुस्तकिल, क्योंकि वो शैतान वसवसा ऐसे डालता है, ठहरना सीखना होगा। हाँ, उस लाइफ को एंजॉय करना सीखना होगा। शहरों में इतना हम भागम दौड़ में पड़ गए हैं कि अगर हम में से हर कोई इससे शायद अग्री करे कि हम अपनी पिछले कुछ साल की लाइफ देखें तो कुछ याद ही नहीं आता कि क्या करा, सिर्फ भागम दौड़ी याद आती है। और वक्त में से इतनी बरकत निकल गई है कि हम में से हर कोई ये बोल रहा होता है कि यार अभी तो रमजान आए थे यार, फिर आ गए, पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही महीना हुआ। अभी तो ये हुआ था, इसको 5 साल हो गए, पता भी नहीं चला। तो वो जो शहरों का सिस्टम है भागम दौड़ का, उसने हमारी जिंदगी से वक्त की बरकत छीन ली है और हम अपनी लाइफ को फील ही नहीं कर पा रहे हैं। विलेज लाइफ में जब आप आते हैं तो आप उस लाइफ को जीने लगते हैं, वो बहती नहीं चली जाती, आप उसे वाकई फील करने लगते हैं, और ये हमने एक्सपीरियंस करा है। तो उसको फील करना, उसको एंजॉय करना, अल्लाह का शुक्र सीखना, ये सब हम आपस में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक बड़ी सी गद्दी पे बैठ के सब बोलूंगा। आप सब, जिन लोगों से मेरी फैमिली से बातचीत हुई है, उसमें बहुत ही बेहतरीन लोग हैं जिनसे बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिलेगा। तो हम सब वहाँ बैठ के इसी तरह चीज़ें सीखा करेंगे और कुदरत को देखेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे। यहाँ पे आके जब रात को आप आसमान देखते हैं तो हजारों मतलब सैकड़ों तारे दिखते हैं। तो आपको वो जो कुरान की आयतें हैं जो ईमान की बातें करती हैं, है ना, आप देखिए हर कुरान की आयत जो ईमान की बात कर रही है, उससे पहले की जो आयत है वो नेचर की किसी चीज का जिक्र कर रही है। क्या तुमने देखा नहीं कैसे हमने पानी बरसाया और एक बेजान मिट्टी में से सब्ज उगाया? तो क्या तुम ईमान नहीं लाते? क्या तुमने देखा नहीं कैसे हमने आसमान को सितारों से सजा दिया? तो क्या तुम ईमान नहीं लाते? क्या तुमने देखा नहीं हमने इंसान को कैसा परफेक्ट बनाया उसकी फिंगर टिप तक? तो क्या तुम ईमान नहीं लाते? तो ये सारी जो आयतें अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करा रहे हैं, ये नेचर से रिलेटेड है। और जब मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे ये आयत समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे सब्जी का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ नेमत बरसाई और कुछ नहीं। मेरा तो कॉन्सेप्ट है कि एक ब्लिंकिट ऐप है जिसमें मैं 5 मिनट में गोभी आलू आलू सब कुछ मेरे घर पे पहुंच जाता है। तो मैं कुरान से, मेरे बच्चे कुरान से इन आयतों को रिलेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सिस्टम ही एक ऐसा है जो आपकी आंखों के आगे पर्दे डालता है। तो यहाँ पर आकर हम उस सिस्टम में, उस ओरिजिनल दुनिया में दोबारा लौट के और एक दूसरे को रिमाइंड करा के ये सारी चीजें सीखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई एक सवाल और था मेरा, मैं ये पूछ रहा था जैसे इस कम्युनिटी के अंदर देखिए हर तरह के लोग आएंगे, रिच भी आएंगे, अपर क्लास भी आएंगे, लोअर क्लास भी आएंगे, जो अपना सब कुछ बेच कर आएंगे। तो बस मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे अब किसी के पास तो रिसोर्स होगा, जैसे किसी के पास रेंट भी आ रहा होगा, लेकिन अब जो सब कुछ छोड़ के आएगा उसके लिए क्या है मतलब प्रोसीजर? अगर उसके पास कोई इनकम ना हो तो वो कैसे कर पाएगा? मतलब मुझे आप ये बता दीजिए। जैसे आपने बोला खाना बिल्कुल फ्री हो जाएगा, लेकिन जब वहां रहने के लिए कुछ और भी चीजें जरूरतें भी चाहिए होंगी, वो भी आप उसका एक बता दीजिए कि क्या हो रहेगा। हाँ जी, तो उसके लिए वही है, एक एडिशनल रूम आपको बनवाना होगा। सबसे बड़ी इनकम तो वही बन रहा है, और हो सके तो 2 बनवाने होंगे। अगर आप इसको बहुत मुश्किल मान रहे हैं कि आप अपना घर भी नहीं बनवा पाएंगे, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाएगी। एग्रीकल्चर से तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो
एक जो इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम मुझे समझ में आ रहा है वो अकोमोडेशन के लिए वो एडिशनल रूम ही है। और वो किस रेट से होगा भाई, वो अकोमोडेशन में जो रेट होगा वो कितने का पड़ेगा, जैसे 200 गज 150 गज आप बता रहे हैं? उस पे अभी डिस्कशन चल रहा है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो आर्किटेक्ट हैं और रैमडर्थ कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं। अभी उनमें से परसों मेरी एक से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोटेशन दी, वो मैं कोट भी नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। और शुजात इस वक्त तमिलनाडु में रैमडर्थ कंस्ट्रक्शन के ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे भी वो उन एक्सपर्ट से कोटेशन वगैरह ले रहे हैं कि किस रेट में वो घर बन सकता है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद शुजात ही उस सेशन को लीड कर लेंगे या मैं बाकी एक्सपर्ट्स को उसमें डालूंगा। तो उसका अभी मैं शोर जवाब दे नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है आपको अपना घर, अब डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, आपको कितने रूम्स अपने चाहिए, लेकिन एक कुछ जमीन खरीदने के बाद भी आपका एक 20-25 लाख रुपया उसमें लगेगा उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में, जिसमें आपका घर भी बन जाए, एडिशनल रूम भी बन जाए, प्लस एक कुछ इन्वेस्टमेंट आपका उस एग्रीकल्चर चीज में भी हो जाए। आप बकरी के बच्चे ला के रख रहे हो, उन्हें खरीदने में, बकरों का, गाय भैंसों का आपको एक बहुत अच्छा सा घर बनाना होगा जो सेफ हो, तो ऊपर से आप 20-25 लाख रुपए एडिशनल मान के चले। ऋषि भाई एक और क्वेश्चन था मेरा ना, कंटेनर का बिजनेस है मुंबई में, तो क्या मैं कंटेनर का घर बना सकता हूँ उधर? कंटेनर का घर बना सकते हैं, उसके 2 नुकसान हैं, तो हम एडवाइस तो यही करेंगे कि ना बनाएं। और पहला नुकसान उसका ये है कि एक कंटेनर हाउस को पंचायत से एड्रेस नहीं मिलता, एड्रेस रजिस्टर नहीं होता। कंटेनर हाउस एक कंटेनर ही कहलाता है लीगल लैंग्वेज में, ठीक है। उस जाके पैडी फील्ड पे भी रख सकते हैं, तो क्योंकि वो मूवेबल है, वो घर में काउंट ही नहीं होता, तो आपको एड्रेस नहीं मिलेगा, आपका बिजली का मीटर नहीं लगेगा, और ये पहली दिक्कत होगी। दूसरा, हमारी ख्वाहिश ये है कि सब अगर एक ही तरह का घर बनवाएं यहाँ पे, कंप्रेस मड ब्रिक का, नेचुरल बिल्डिंग का, तो कम्युनिटी में खूबसूरती आएगी और फिर आगे जो हम एक्टिविटीज करने जा रहे हैं दुनिया भर को, स्टूडेंट्स को, स्कूल के बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं और खुद भी उसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो अगर हमारा खुद का घर नेचुरल कंस्ट्रक्शन से बने, कंप्रेस मड ब्रिक्स और मड हाउस कंस्ट्रक्शन से बने, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे खुद के लिए भी। तो कंटेनर हाउस की वैसे इजाज़त है क्योंकि आपका अपना प्लॉट है, लेकिन आपको ना एड्रेस मिलेगा, और वो जब हम दूर से देखेंगे तो वो बहुत भद्दा सा लगेगा, उसमें लोहे का बीच में स्ट्रक्चर। तो कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन इसमें कोई कम्युनिटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं मैसेजेस बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई बहुत सारे मिस हो गए। कोई इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी जवाब नहीं मिला, प्लीज वॉइस में ही पूछें। हाँ, कंटेनर फर्नेस भी बनेगा। हम लोग कंटेनर में रहे हैं, 1 साल रहे हैं, बागेपल्ली एक जगह है वहाँ पे, तो दोपहर में वो बिल्कुल अंदर ऐसा हो जाता था जैसे तंदूर बन गया। लेकिन उसके सॉल्यूशन थे, उसके ऊपर आप क्रॉप वेस्ट को डाल के और सुबह ही सुबह अगर पानी डालें तो वो ठंडा कर देता था। लेकिन कंटेनर हाउस बहुत अच्छी चॉइस नहीं। भाई बिजली का और मालूम कर लीजिए, लाइट वगैरह का, मीटर वगैरह का कितनी जल्दी अलॉट हो जाएंगे, जैसे सब परचेज करते ही अलॉट हो जाएगा, या फिर कोई खंबे वगैरह लग जाएंगे जल्दी? हाँ, तो बिजली का जैसे ही आपका घर बन जाएगा उसमें फिर एक एप्लीकेशन देनी होती है। घर बनने में भी कुछ एप्लीकेशन है। आपको अपना पूरा जो आपका घर बन रहा है उसका एक प्रोफेशनल से नक्शा बनवा के पंचायत में देना होता है कि हम ये घर बनाने जा रहे हैं और ये हमारी जमीन है, देखो कमर्शियल जमीन है, ये सब पंचायत उसको अप्रूव कर देती है क्योंकि कमर्शियल लैंड पे है। और उसके बाद जब घर पूरा बन जाता है तब आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि आप सर्वे के लिए भेज दो, जैसा हमने बोला था वैसा घर बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद पंचायत से कुछ दिनों में एक एड्रेस आपको मिल जाता है। इस दौरान आप उस घर में रह सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद फिर आप, जब आपके पास एड्रेस आ जाता है, तो क्योंकि हर किसी का हक है, हर गरीब अमीर का बिजली का मीटर हो ना, उसके बाद आप बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर दो तो बिजली का मीटर भी लग जाता है। उसके अलावा हो सकता है कि हम लोग, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम सब सोलर पैनल्स लगाने की कोशिश करें अपने घरों की छतों पे, ताकि उसकी डिपेंडेंसी से भी बाहर आ जाए। क्योंकि जो बातें की जाती हैं आखिर ज़मा को लेके और बुरे हालातों को लेके,
उसमें ये होता है कि कभी भी जब वॉर वगैरह होती है, कुछ बड़ा हादसा होता है, अल्लाह हमारी इस कंट्री को, इस पूरी दुनिया को इन सब चीज़ों से बचा के रखे, लेकिन जिस तरह के प्रेडिक्शन है, तो जो बड़ी वॉर्स होती हैं, आप पिछली भी किसी भी वॉर के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो पावर हाउस होते हैं उनके मेन शहरों के, उन्हें डिस्ट्रॉय करा जाता है ताकि पूरी इकोनॉमी एकदम से डिस्टर्ब करके उस जंग को जीता जा सके। तो कोशिश ये रहेगी कि हम ये जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं इस पे जितना कम डिपेंड हो सके उतना कम डिपेंड रहें, और हम अपनी बाउंड्री के अंदर ही जो डायरेक्ट अल्लाह ताला से चीज़ें आ रही हैं, सोलर लाइट आ रही है, बारिश आ रही है, पानी आ रही है, स्ट्रीम आ रही है, उस पे अपना पूरा इकोसिस्टम बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे लगता है हम में से अभी तक हर फैमिली ऐसी है जिसको ये सारी चीज़ें सोच के प्लान करके बहुत अच्छा लगता होगा, तो उसका दिल ही नहीं चाहता होगा कि बाहर की चीज़ों पे हम लोग डिपेंड करें। इर्तिजा, अभी एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि हम सब इंडिविजुअल होंगे वहां पर और सब अपने अपने वो होंगे जिम्मेदार। अगर हम इस तरह की रेजीम वहां बनाएंगे कि कोई है ही नहीं किसी को कुछ कहने वाला, तो फिर हम एक इकोसिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर कहीं पता लगा 2% लोग भी अगर ऐसे हुए, 16 में से दो फैमिलीज अगर ऐसी निकल आई कि जो फ्लैट बनाना चाहें और वो सब करना चाहें, तो उन्हें कैसे रोक पाएंगे? अच्छा सवाल है। कोई ना कोई एक तो वो बनानी चाहिए, कोई बॉडी या हो या कुछ भी हो, चाहे वो RWA ही हो रजिस्टर्ड, के जिसके कुछ रूल्स हों और जो सब पर बाइंडिंग हो कि उससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे भाई, ज्यादातर लोग मुझे ऐसे जिनसे बात होती है कुछ होता है तो वो 20 लाख भी मुश्किल से करेंगे या आगे का काम भी मुश्किल से करेंगे, या लोग इसलिए वरीड हैं कि हम वहां जाते ही खाएंगे कैसे पिएंगे कैसे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आने में 4-6 महीने का वक्त लगेगा। इसका मतलब उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है अपने आप को चलाने के लिए 4-6 महीने के लिए भी। लेकिन अगर दो कोई फैमिली ऐसी आ गई जिनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने आकर उसको जिस तरह तुमने बताया उस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो डेवलप करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिससे हम सब पर कोई बाइंडिंग लगा सकें कि भाई ये काम नहीं करना है। अगर हम इसी तरह वर्बल कहते रहेंगे तो वर्बल कौन सुन रहा है हमारे? जी बिल्कुल सही सवाल। और मैंने एक मेरे दोस्त हैं इनकम टैक्स कमिश्नर, तो उनसे मैं ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ इसकी लीगैलिटी, और अपने लॉयर से भी। मेरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह की NGO या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर ना हो, अगर ये पॉसिबल है, और उसके बिना ये सब होना पॉसिबल है। तो बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करे क्या हम एक लीगल डॉक्यूमेंट सब पूरा हमारा विलेज साइन कर सकता है जिससे हम लीगली बाउंड हो जाएं इन रिस्ट्रिक्शंस में? तो इसका अभी डिस्कशन चल रहा है, दूसरों की भी रिसर्च चल रही है। अगर ये पॉसिबल है तो हम इसे इस तरह लेंगे, साइन तो हम सब करेंगे, मेरे ऊपर हम सब पे इक्वल रिस्ट्रिक्शन होगी। और अगर ये बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम RWA टाइप कुछ छोटा सा रजिस्टर करके उसमें फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट सबसे साइन करेंगे। लेकिन इसको हमें ऑन पेपर, शुरुआत में आपका बिल्कुल सही है ये वाला डर, इसको बाकायदा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ेगा, वरना हमारी जनरेशन में ही तो हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन में बच्चे ऐसे निकले जिनको इस कम्युनिटी को देख के लालच आए और वो इसको खराब कर दें। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा इसमें, और वो सब मिलके आपस में डिस्कस करेंगे। कितने डेज लगेंगे मीटर में? घर बन जाएगा तो 3-4 दिन में ही लग जाएगा, वो कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है। हाउ विल द कम्युनिटी रूल्स बी एनफोर्स फॉर पीपल टू नॉट चेंज देयर माइंड लेटर? उसका जवाब अभी दे ही दिया है। कंटेनर कोई हाउस के फोटोज हैं आपके पास, आप अगर गूगल में डालें कंप्रेस्ड मड ब्रिक्स हाउसेस, तो बहुत सारे ब्राउन कलर के आपको घर दिखने लग जाएंगे। उसी तरह के कोई घर बनेंगे, छतों वाले बनेंगे, वैसे छप्पड़ वाले नहीं बनेंगे। इर्तिजा भाई, हाउ डू वी कनेक्ट यू? शुजा राशिद, आप किसके थ्रू आए हैं? किसी ग्रुप का हिस्सा है क्या? वरना मेरा नंबर अगर आपके पास नहीं है तो लिख लीजिए, मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने नंबर डाल दिया है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अंदाजा दे दें आप 150 स्क्वायर यार्ड्स का, उसका मेरे पास अभी अंदाजा नहीं है। डोंट वांट सेम थिंग्स टू बी रिपीटेड अगेन। अच्छा, ये शायद किसी के सवाल के लिए। ठीक है, और कोई किसी का सवाल जो रह गया हो?
जी इर्तिजा भाई, एक सवाल था। जी बोलिए। पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था जी, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने एक सिचुएशन तो बताई, आवाज आ रही है क्या मेरी? कौन पूछ रहा है, हम्माद या मोहम्मद खान? जी मैं पूछ रहा था। हम्माद, ठीक है, पहले हम्माद पूछ लें, उसके बाद मोहम्मद खान पूछ लें। जी मैं ये जानना चाह रहा था, एक सिचुएशन तो आपने बताई कि किसी ने टोकन मनी दी और फिर उसका जो है वो दिल हट गया, उसने कहा मुझे ये वापस चाहिए, तो वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिल सकती। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको 16 फैमिलीज चाहिए और 16 फैमिलीज में से मान लीजिए 6 महीने में 8 या 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने टोकन मनी आपको नहीं दी, यानी कि आपका जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाए आप, क्योंकि लोगों ने कॉपरेट नहीं करा या फिर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, तो क्या वो पैसे तो तब भी रिफंडेबल होंगे या नॉन रिफंडेबल होंगे, यानी 2 लाख रुपए? वैसे तो सवाल गलत है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, ये पूरा मैंने सोच समझ के इसमें आगे बढ़े। बल्कि मेरे लिए अभी जो फिलहाल चैलेंज हो रहा है वो ये हो रहा है कि 34 बहुत अच्छी फैमिलीज मेरे सामने है, तो उसमें से 16 को कैसे सिलेक्ट करा जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमें उसमें आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि ये जो पैसे ओनर के पास जाएंगे आगे, वहां से भी ये नॉन रिफंडेबल होंगे, क्योंकि मेरा जो ओनर के साथ, जो फार्मर है जिसकी जमीन है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नॉन रिफंडेबल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में, वैसे तो ये बहुत ही नेगेटिव सोची हुई सिचुएशन है, ऐसी आएगी नहीं, लेकिन मान लीजिए अगले 6 महीने में 10 फैमिलीज पूरा पेमेंट कर पाई और 7 फैमिलीज रह गई, तो उन 7 फैमिलीज के लिए एक दूसरा ऑप्शन है उस पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसी सवाल के लिए एक रिजर्व रखा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें से एक बड़ा मुनाफा निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में मुझे उन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना होगा कि 1 महीना बचा है और इसका इतना पेमेंट बाकी है, तो आप ये बाकी की सारी जमीन खरीद लो, ताकि हम बाकी पैसे से कम्युनिटी कर लें, और फिर इस जमीन को खरीद के जो बाद में कम्युनिटीज आएंगी उसको आप अपने मनचाहे दाम पे उसको बेच देना। तो वहां पे वो 20 लाख की जो जमीन अभी मिल रही है वो 50 लाख 55 लाख जो भी उसके जहन में आएगा उस तरह बिकेगी। लेकिन यहाँ तक जाने का बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं है और मुझे किसी तरह का इस तरह का डर नहीं है। तो बहुत ही नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब मैं उसको क्वेश्चन को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन है इस वक्त उसमें इस चीज के इम्कान बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा कोई डर है नहीं। जी भाई, आप अब मैं पूछूं? हाँ जी पूछिए। हाँ ऐसे भाई, मैं और भी बात पूछ रहा, जैसे हमने एक जमीन प्लाट हमने पूरा ले लिया आपसे और आपने पूरा इसको जो है पूरा हमारे नाम करा दिया, सब कुछ करा दिया। अच्छा, तो ये जो आपसे और मैं पूछ रहा था, ये जो आप बाउंड्री वगैरह करेंगे सबकी, आपने पूरा पेड़ों से करेंगे, नेचुरल तरीके से करेंगे? हेलो, बाउंड्री की बात कर रहे हैं आप? फेंसिंग? बाउंड्री जो आप बोल रहे हैं, फेंसिंग जो नेचुरल तरीके से होगी सारी, मतलब उस पे पेड़ लगा दिएंगे, सबको अपना अपना ख्याल रखना वो होगा। मैं नहीं लगाऊंगा, हम तो आपको मार्किंग करके दे देंगे कि ये आपका वो है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वो मार्क हुआ होगा, उसमें कोई घुसेगा नहीं। अब आप उसमें किस तरह से बाउंड्री करना चाहें, आप उसमें एक बोगनविला का पूरा कवर कर सकते हैं, जिसमें कांटेदार पौधे बन जाएंगे और बहुत खूबसूरत फूल आएंगे, कोई उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। कोई चाहता है कि मैं इसमें आम के पेड़ लगा दूंगा एक लाइन से, तो मेरी एक अलग से मार्किंग हो जाएगी। तो वो सबका अपना मर्जी होगी, लेकिन जो इंटरनल मार्किंग होगी उसमें बहुत सारे, आप गूगल करेंगे ना नेचुरल फेंसिंग, तो आपके पास एक 50 चीज़ों की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से कोई भी कुछ सिलेक्ट कर सकता है और उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि जो इंटरनल डिवीजन है उसमें किसी तरह का कोई कॉन्क्रीट या इस तरह का वो ना हो जो उसकी एम्बियंस को खराब करे पूरी कम्युनिटी। और एक बात और पूछना था आपसे, ये जो है आपने जमीन आपने लॉट कर दी, अब मान लिया हमने जमीन ले ली, अब उसके बाद हमने घर भी बना लिया, अब दिल नहीं लगता या कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिल मतलब हमारा जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कम्युनिटी में लोग नहीं आ रहे, एक आप और मैं या 4-5 फैमिलीज ही रह रही हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या है उसका हो सकता है जमीन का? अगर सिर्फ आपका दिल नहीं लग रहा तो हर किसी को फ्रीडम होगी उस कम्युनिटी को एग्जिट करने की, लेकिन उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी। सबसे पहली चीज, आप किसको बेच के जा रहे हैं उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होगी। जिसको आप बेच रहे हैं पहले आप उसको बाकी कम्युनिटी मेंबर से मिलवाएंगे,
ठीक है, वो उनसे बात करेगा, उनकी इंटेंशन, जो रोल इस वक्त मैं अदा कर रहा हूँ कि हर किसी से उसकी इंटेंशन पूछ रहा हूँ, क्यों यहाँ आना चाह रहे हो, और जहां मुझे लग रहा है कि कोई लालची बिल्डर आना चाह रहा है इसमें, घुसना चाह रहा है, उसको मैं वहीं पे खत्म कर देना चाह रहा हूँ। तो वहीं पे जिस फैमिली को आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू होगा, स्क्रूटनी होगी, सबसे डिस्कशन होगा, और अगर बाकी कम्युनिटी अप्रूव करती है तब आप उसको बेच के जाएंगे। उसके अलावा उस वक्त बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे ही पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हों जो पाइपलाइन में हो, इसका हिस्सा बनना चाह रही हूँ और सही वक्त पे ना बन पाई हो, तो हम उनसे आपको वो जमीन खरीदवा के आपको अलविदा कर देंगे। दूसरी जो आपने बोली सब कम्युनिटी बर्बाद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मतलब वो सवाल तो फिर बहुत सारे हैं कि हम सब आएंगे और ऊपर से एक सैयारा गिर जाए, सब फट जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बाकी नेगेटिव सब का मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, सबको आज़ादी होगी उस कम्युनिटी को एग्जिट करने की अगर आपका वहाँ दिल नहीं लग रहा। लेकिन किसको आप बेच रहे हैं, आपको उससे सब प्लॉटिंग करना भी अलाउड नहीं होगा कि आप अपना 1000 गज कमर्शियल 4 फैमिलीज को बेच जाएं और करोड़पति बन के यहाँ से निकल जाएं। इन सब पे रिस्ट्रिक्शन होंगी। इर्तिजा भाई, एक चीज का मेरा सवाल था कि चलो अभी आपने जो ये प्लान बताया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान है, और फ्यूचर में अगर सपोज अभी तो किसी का इंतजाम अगर नहीं होता है, लेकिन अगर फ्यूचर में जैसे अल्लाह ने कहा है कि इन चीज़ों से बचो लेकिन एक जमात भी बनाओ, तो ये जो रहेगा एक जमात की तरह कनेक्टेड भी रहेगा ना, जैसे इन फ्यूचर अगर किसी को फिर इंटरेस्टेड हो, एक एग्जांपल सेट हो जाए, तो उन लोगों के लिए भी डोर ओपन होगा ना। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अगर हमने 16 फैमिलीज ने यहाँ आके अपनी सब्जियां उगा ली, अपना खाना उगा लिया और भेड़ बकरी पाल ली और इस साफ हवा में सरवाइव करना शुरू कर दिया, तो कई ऐसी दूसरी फैमिलीज हैं जो यहाँ पर आके हमसे सीख के, हमसे हमारे एक्सपीरियंस शेयर करके जाके दूसरी कम्युनिटीज बनाने की कोशिश करा करेंगे। तो उनकी तो इंशाल्लाह मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे जो यहाँ आके इस चीज को सीखना चाहेंगे। जहाँ तक बात रही उसको जमात की शक्ल देने का और ये सब करने का, तो मेरी एडवाइस ये है कि ईमान हमारे दिलों में है, हमारे बातों में होगा, डिस्कशन में होगा। हम इसको जो बाइंडिंग फोर्स होगा ना सोहेल भाई, इस कम्युनिटी को एक रखने का, वो होगा अल्लाह ताला की कुदरत, नेचर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ये सब, ये हमें बाइंड करके रखेगा। और कोई भी चीज हमारा बाइंडिंग सोर्स नहीं होगी। हम में से सारी फैमिलीज अलग अलग मसलक की भी हो सकती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आपस में भी रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो जो कंबाइंड फोर्स है वो है ऑर्गेनिक लाइफ जो हमें रोके बैठी है। तो हम कहीं पर भी इसको एक रिलीजियस शक्ल नहीं देंगे फ्यूचर में कि लगने लगे कि ये अहले हदीसों का ग्रुप है या सूफियों का ग्रुप है या हनफियों का ग्रुप है। वो चीजें हमारे दिल में रहेंगी और वो अलग रहेंगी। वो ईमान आपके दिल में होना चाहिए और आपकी लाइफ के एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। उसको जाहिर होने की इतनी जरूरत नहीं है, उसको शोर बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अजान होगी वो लाउड स्पीकर पे कभी नहीं होगी, ठीक है। और लाउड स्पीकर की अजान को तो मैं अजान भी नहीं मानता, क्योंकि वो इंसान की जो वोकल कॉर्ड है उससे निकली हुई आवाज नहीं है, हमारी वाइब्रेशन से निकली हुई आवाज नहीं है, वो एक मशीन की निकली हुई आवाज है। तो वो जो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, वो इंसान के बॉडी पार्ट से निकला ही नहीं है, वो एक मशीन के वाइब्रेशन से निकला है। तो बहुत ज्यादा रिलीजियस शो इसमें नहीं होगा। हमारे दिलों में इंशाल्लाह इस कम्युनिटी में रह के ईमान बहुत बढ़ेगा जब हम नेचर को ऑब्जर्व करेंगे और उन सब आयतों पे अमल करेंगे कि पॉन्डर करो इन सब चीजों पे और ईमान लाओ, तो बहुत क्वाइट होगा सब कुछ इंशाल्लाह। जी, मेरा जो ज़्यादातर लोगों जो केरला वाले उन लोगों के साथ में ही है उठना बैठना, और मैं एक्चुअली यूएई में हूँ अभी जी। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों से पूछा कि वायनाड कैसी जगह है, तो उन्होंने बोला कि टूरिज्म की जगह है ज़्यादातर, मतलब। और यहाँ पे मतलब जिनके पास 20 लाख रुपया होगा सिर्फ, तो वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो घर बनाना होगा उसके लिए भी एक अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। 25 लाख आपने बताया एक्स्ट्रा। बिल्कुल बिल्कुल, 20 लाख में सिर्फ जमीन, प्लॉट और ये है, ताकि क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें कम्युनिटी लाइफ को लेके डिस्कशन चल रहे हैं 3-4 साल से। तो मेरा और कई लोगों का मानना ये था कि किसी तरह हम जमीन एक्वायर तो करें, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी जमीन नहीं खरीद रहा, कोई भी एक्वायर नहीं कर रहा,
तो ये जो पहला स्टेज है, ये उस मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप को पार करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि कम से कम हम जमीन लेके उसमें, तो 20 लाख में सिर्फ जमीन है, बाकी में उसमें आगे खर्चे हैं। तो वो तो एक कॉमन सेंस ही है कि उसमें घर भी बनवाना होगा और जो आप एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी करना होगा, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। कुरैशी भाई, एक मेरा सोच क्या है और मैं इसमें फिट इन बैठ रहा हूँ क्या नहीं, मेरे को वो चेक करना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ फार्मर समडे, मतलब मैंने 1 डे के लिए रखा है, आज के लिए तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को ऐसे सिचुएशन में आना है कि आई वॉन्ट टू लिव इन अ विलेज, जैसा आप सोच रहे हो, जैसे ये कम्युनिटी सोच रही है। हाउएवर आज के डेट में अगले 2 साल 3 साल तक व्हाट आई सी इज, मैं महीने में एक बार एक वीकेंड के लिए आके चले जाऊं या 2 महीने में एक वीकेंड के लिए आके चले जाऊं, तो लॉजिकल है क्या मेरे लिए? सो आई वांट टू बी क्लियर इन दिस कि भाई ये ग्रुप आज के डेट के लिए मेरे लिए है क्या, अगले 2-3 साल के बाद अगर मैं शिफ्ट हूं तो? अच्छा जी, आपसे मेरी अलग से नहीं हुई ना अभी तक बात फोन पे? नहीं, मेरी बात आपसे नहीं हुई है। तो मेरी तकरीबन हर फैमिली से ना बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है, तकरीबन हर किसी से 1.5-2 घंटे की कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो उसमें मैं फैमिलीज की इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और ये बिल्कुल जायज़ बात है कि किसी के लिए भी बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि फौरन ज़मीन खरीद के और फौरन ट्रांजिशन कर दे और अपना सारा कारोबार छोड़ छाड़ के या अपनी जॉब छोड़ छाड़ के फौरन आ जाए। तो उस चीज़ को तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी फैमिली जो पूरे दिल से चाह रही है इस लाइफ में मूव होना, लेकिन उसे कुछ वक्त चाहिए, अगले साल 2 साल 3 साल पूरी तरह मूव होने के लिए, पूरी तरह ट्रांजिशन होने के लिए। तो उनके लिए तो यहाँ पर जगह ओपन है, ठीक है, अगर वो ये वाली ज़मीन खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी की इंटेंशन ही नहीं है और वो बस इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है अप्रिसिएशन की, लैंड अप्रिसिएशन की, तो उसके लिए मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन फिर वो कहीं और इन्वेस्ट कर दे, लैंड अप्रिशिएट तो हर जगह होता रहता है। तो आप भी मुझसे बात करिएगा, एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, तो फिर मैं उसमें आपको बता दूंगा कि आपके लिए ये कम्युनिटी अच्छी रहेगी कि नहीं, आप इसमें फिट बैठेंगे कि नहीं, है ना? चलो शुक्रिया, मैं आपसे बात करता हूँ बात। जी इंशाल्लाह। मूसा भाई के भी कुछ सवाल थे नियरेस्ट मस्जिद और भी यूनुस भाई और मास भाई ने हैंड्स रेज किए हुए हैं। किसने हैंड रेज करा हुआ है? प्लीज पूछिए सवाल। यूनुस मास। यूनुस भाई बताइए। इर्तिजा भाई, ये आपके पास ऑलरेडी 31 फैमिलीज तो है, अगर उसी में से आप 16 फैमिली सिलेक्ट हो जाती है आपके पास, तो और भी फैमिलीज ज्वाइन होना चाहती है, तो क्या आपके पास कोई और लैंड अवेलेबल है कि आप उसके साथ पैरेलल कोई दूसरी कम्युनिटी बनाएंगे? अच्छा सवाल है। मेरे पास तो फिलहाल इसी में पूरा फोकस है और ये ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें मैं सुबह शाम इन्वॉल्व रहूँगा अगले कई महीनों तक। तो किसी और ने भी ये सवाल पूछा था, तो अगर मान लीजिए ये 16-17 फैमिलीज हो जाती हैं और उसके बाद 8-9 फैमिलीज और होती हैं जो बिल्कुल श्योर हैं इस लाइफ में मूव होने के लिए, तो फिर तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो 8-9 फैमिलीज मिलके आसपास में ही कोई ज़मीन ले सकती हैं, वहाँ पे शुरू कर सकती हैं। हमें बिल्कुल बराबर में कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो कंटिन्यूएशन में हो सकता है, मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस जिम्मेदारी से और जिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं इस कम्युनिटी को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दूसरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट फ्यूचर में नहीं पकड़ूंगा कि उसकी भी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लूँ। तो उन 8 फैमिलीज़ को हम सबसे रेगुलर मिलते रहना होगा। अब मेरे पास कुछ लॉयर्स हैं जिनसे अच्छी बातचीत हो गई, उन लॉयर्स को मैं कनेक्ट करा दूंगा और ज़मीनों के रेट्स वगैरह अब हमें थोड़े से आइडिया हो गए, उसमें हम एडवाइस कर देंगे। तो फिर उन 8 फैमिलीज़ को मिलके एक अपनी कम्युनिटी अलग क्रिएट करनी होगी और उसमें से किसी एक को जिम्मेदारी लेनी होगी उस सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरा खुद का इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे में इतनी कुव्वत, इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं एक दूसरा कोई प्रोजेक्ट इसके बाद लूँगा और फिर वही फिशरमैन वाली स्टोरी कि मैं
मैं खुद जो पीस आप सब लोग ढूंढने आ रहे हैं, इसको जल्दी से इस कम्युनिटी को क्रिएट करके उस पीस में उतरना चाहता हूँ कि मैं भी बैठ के सुकून से सब्जियां उगाऊं और पूरी तरह से फार्मर बन जाऊं। तो ये मुझे कोई बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा कि अगर 16 के बाद 8-10 फैमिलीज और आ जाएं तो बड़े आराम से एक दूसरी कम्युनिटी क्रिएट करी जा सकती है, तो वो इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह, और एक दूसरे से सीखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने ऐसा बताया कि 20 लाख में ज़मीन जो रहेगा, तो ओवरऑल मुझे वहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और क्या क्या स्क्वायर फीट मतलब कितना लैंड मुझे वहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा, और मतलब फार्मिंग के लिए और घर के लिए, और ओवरऑल मतलब सिर्फ फार्मिंग का और घर के लिए इन्वेस्टमेंट टोटल कितना रहेगा मेरा? ठीक है, आपने शायद लेट ज्वाइन करा होगा तो मैं जल्दी से दोबारा इसका जवाब दे देता हूँ। आपको 1000 स्क्वायर यार्ड्स, 1000 गज कमर्शियल लैंड मिलेगा जिसमें आप घर बना सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उस 1000 गज पे आपको सिर्फ 200 या 250 गज की कंस्ट्रक्शन अलाउड होगी। उसके अलावा आपको 3000 गज, 3000 स्क्वायर यार्ड एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा जिसमें सिर्फ चावल, दालें और चारा उगाया जा सकता है और सनफ्लावर उगाया जा सकता है। और इस 20 लाख में आपका ये रजिस्ट्री इन 2 जमीनों की, प्लस आपके रेजिडेंशियल एरिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेंसिंग जिसको जानवर क्रॉस न कर सकें, प्लस आपके प्लॉट तक का रोड, ये 3 चीजें इंक्लूड है। तो ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा? जी इंक्लूड है जी। और टोटल आपने 3000 स्क्वायर फीट बताया, राइट? 3000 स्क्वायर यार्ड्स एग्रीकल्चर लैंड और 1000 स्क्वायर यार्ड्स कमर्शियल लैंड, टोटल 4000 स्क्वायर यार्ड्स। और एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, तो और ये ग्रुप मैंने मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पर, मैं क्या इंटेंशन से एक जगह पर अगर हम लोग जमा हो रहे हैं तो उम्मत का उसमें क्या बेनिफिट रहेगा और क्या इंटेंशन रहेगा, वो मैं जानना चाह रहा था। तो ये हाँ, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। मैं इसमें ना चैट में अपना नंबर लिख रहा हूँ 875004 नंबर मैंने सेव कर लिया। आप मुझे अलग से कॉल करके डिस्कस करें क्योंकि बहुत लंबा रिपीटिशन जाएगा। आपको अकाउंट में कितना चाहिए होगा पैसा ये बता दीजिए, टोटल अमाउंट आपको कह रहे 80% आपको इस तरह देना, तो एक कितना अमाउंट चाहिए होगा आपको? और इसका कुछ 50-50 का वो रहेगा, ब्लैक और व्हाइट का। अगला सवाल बता दें। रजिस्ट्री जो होगी उसमें भी तो पैसा जाएगा, वो कितना जाएगा अमाउंट? रजिस्ट्री इंक्लूसिव है 20 लाख में। अच्छा, रजिस्ट्री इंक्लूसिव, ओके। ठीक है, और किसी का कुछ अच्छा सा सवाल मिस हुआ था? मेरे ख्याल से यही है। तो मस्जिद का क्या होगा, मस्जिद कितनी दूर रहेगी, ये सारे जवाब हो गए। To build more, do something else, can't it be prevented? जी मूसा भाई, वो तो उसका जवाब आ ही गया है। जो कंस्ट्रक्शन है उस पर हमें बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन रखनी होगी, और मुझे लगता है 250 गज एक बहुत ही बड़ी जगह है, उससे ज़्यादा मतलब उसमें कोई ज्यादती भी नहीं हो रही किसी के साथ, लेकिन कंस्ट्रक्शन पे हम सबको बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ अगर हम अपना सोचें कि मैं ज़्यादा बना लूँ, सेकेंड फ्लोर डालूँ, तो वो सुनने में अच्छा लगता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अगर हम सोचें कि वहाँ 16 की 16 फैमिलीज 2-2 3-3 फ्लोर डाल दें और सारा घर फैला दें, तो जिस एम्बियंस, जिस चीज को हम अचीव करने आ रहे हैं, हम शहर अपना वहीं ले आएंगे और हमारे भी तो व्यू खत्म हो जाएंगे, उस जगह की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन पे खुशी खुशी हम सब अपने ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीगल रिस्ट्रिक्शन रखेंगे इंशाल्लाह। बस इतना भाई, ये और बता दीजिए ये सिक्योरिटी क्या रहेगी हमारी, मतलब पैसा हमारा सेफ रहेगा ना, बस इसका और आप कंफर्म कर दीजिए, मतलब कोई बाद में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होगी? हाँ नहीं, कोई नहीं होगी, वर्बल ही दे सकते हैं सिक्योरिटी। और आप लोगों का, हाँ, आप जो 16 फैमिलीज हैं जो पेमेंट करेंगी, तो आपका मेरे साथ भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मेरा फार्मर के साथ बन रहा है और आपका मेरे साथ बनेगा, जिसमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के और जो भी नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल और उसकी डेट्स, ये सब बाकायदा लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो आपको सारी रिसीट्स मिलेंगी, सब इस तरह प्रोफेशनली सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो
उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं। कोई हैंड रेस करा हुआ है या कुछ है, या हो गए सबके सवाल? और किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल से सारे जवाब मिल गए। जमीन आपको इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। तो अब फाइनल यही है कि अब जो फैमिलीज फाइनेंशियली और मेंटली और पैसे देने के साथ साथ इसमें इंटरेस्टेड हैं, बाकायदा सीरियस हैं, तो वो मुझे अलग से कांटेक्ट करें और फिर हम जो टोकन मनी है 2 लाख की, उसका आपस में बात करेंगे। उससे पहले भी मैं आप लोगों से एक थोड़ा और डिस्कशन करके, जो लोग पहली बार मुझे कांटेक्ट करेंगे उनकी इंटेंशन और इन सब चीज़ों को समझूंगा, और फिर हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ये कम्युनिटी वाकई अच्छी रहेगी भी कि नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं, ये कोई वो नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं डेस्परेट हूँ हर चीज़ को बेचने का या करने का। हम एक दूसरे को समझेंगे। मिसाल के तौर पे कोई किसी के पास पूरा सब कुछ मिला मिलू के ही 28 लाख रुपए है, और वो कह रहा है कि भाई मैं ज़मीन ले रहा हूँ और फिर मैं आना चाहता हूँ, ठीक है, और कोई इम्कान ही नहीं है, कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है उसका, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल बन जाएगी ये ज़मीन, ये कम्युनिटी। तो उसको हम यही एडवाइस करेंगे कि आप होल्ड करो और कुछ और रास्ता तलाशो। तो इस तरह से जो सीरियस फैमिलीज हैं जिन्हें सब कुछ समझ में आया, मैं उनका एक नया ग्रुप बनाऊंगा, ताकि इस कम्युनिटी के हमारे जो फर्दर डिस्कशंस हैं, जो वो हम नहीं चाहेंगे कि हर किसी के सामने उसको डिस्कस करें, है ना, तो सबकी प्राइवेसी उसको रिस्पेक्ट करके। तो जो फैमिलीज टोकन मनी देती रहेंगी एक हमारे म्यूचुअल डिस्कशन के बाद, उनको हम दूसरी जगह ऐड करते रहेंगे। और आगे के जो मैंने बताया, एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर पीए करीम है, उनका सेशन होगा इस चीज़ को लेके कि कैसे हम बीमारियों का इलाज इस कम्युनिटी में रह के बिना दवाइयों के कर पाएंगे। फिर हमारे जो पर्माकल्चर स्पेशलिस्ट हैं उनके सेशन रहेंगे, तो उसका कुछ पे होके ही वो सारे सेशन हुआ करेंगे। तो वो उस जो फाइनल ग्रुप हमारा फैमिलीज का बनेगा, उसमें वो सारी एक्टिविटीज होंगी इंशाल्लाह, है ना। तो आप लोग अलग से मुझे कांटेक्ट करके अपनी इंटेंशंस और बाकी के सवाल कर सकते हैं। तो इसको अयाज भाई ख़त्म करते हैं मीटिंग को, मेरे ख्याल से और कोई सवाल नहीं आ रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आपके जवाब देती होंगे और ज़मीन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर डायरेक्ट कुछ सवाल करने हैं तो इंतज़ार भाई का नंबर तो है ही, आपसे डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे जो भी इंटरेस्टेड है। जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।